सो हेलो गाइस, क्या सभी के आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हाँ जी मेरे दोस्त, आईसीआई ने आरटीपी रिलीज कर दी है फॉर जनवरी 2026 अटेम्प्ट। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आईसीआई ने जितने भी क्वेश्चंस आरटीपी के अंदर रिलीज करे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आईसीआई ने कुछ कुछ जगह पे कैलकुलेशन एरर भी किए हैं, तो आपको वो कैलकुलेशन एरर्स को देखकर डरना नहीं है। अब सर कहाँ काम की कैलकुलेशन एरर्स आईसीआई ने करे हैं, तो वो सारी चीजें भी हम आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो होता है ऐसा, कुछ बच्चे खुद से आरटीपी पढ़ रहे होंगे और वो देखेंगे आईसीआई ने ये कैलकुलेशन में छोटे छोटे ब्लंडर कर रखे हैं, छोटी छोटी गड़बड़े कर रखी हैं, तो वो देखकर बच्चा डर जाता है। तो वो चीज आपको देखकर डरना नहीं है। आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आईसीआई ने मिस्टेक्स करी हैं, एंड वो मिस्टेक्स को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस आईसीआई ने अच्छे क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो ये पूरी वीडियो आपको अच्छे से देखनी है लास्ट तक, एंड आरटीपी छोड़कर नहीं जानी है ये वाली, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम फटाफट से क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप देखो कि सिक्योरिटाइजेशन से एक केस सिनेरियो है। सिक्योरिटाइजेशन से एक केस सिनेरियो आईसीआई ने डालकर दिया है एमसीक्यूज के लिए। ये पूरा का पूरा केस सिनेरियो जो है हमने हमारी एमसीक्यू मैराथन के अंदर कवर करा हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार एमसीक्यू मैराथन को जाकर देख लीजिए। जितने भी केस सिनेरियोज आईसीआई ने आज तक रिलीज करे हैं, अभी तक जितने भी केस सिनेरियोज आईसीआई ने रिलीज करे हैं, वो सारे के सारे केस सिनेरियोज उस मैराथन के अंदर आपको कवर्ड मिलेंगे इन डिटेल विद कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सेकंड केस सिनेरियो है, ये भी हमारा एमसीक्यू मैराथन में कवर्ड है। तो ये भी हम इस वीडियो के अंदर नहीं देखने वाले। ये दोनों केस सिनेरियोज आपको एमसीक्यू मैराथन से जाकर देखने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एसीबी चैप्टर से। एंड ये एसीबी चैप्टर का जो क्वेश्चन आया ना, ये सितंबर 2025 की एमटीपी के अंदर भी आईसीआई ने सेम एज इट इज क्वेश्चन डाला था। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, एसएस कंपनीज कंसीडरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मशीन विद द न्यू मशीन, ठीक है। मशीन मतलब एक कंपनी है, उसको अपनी एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करना है विद न्यू मशीन, और आपको न्यू मशीन की उन्होंने परचेज कॉस्ट दे रखी है कि 26 लाख रुपीस में आपको न्यू मशीन मिल जाएगी, एंड उसकी जो लाइफ है वो 8 ईयर्स की लाइफ है, ठीक है। द कंपनी फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो ओरिजिनल हमारी मशीन थी ना, उसकी उसके डेप्रिसिएशन के लिए कंपनी क्या फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है। एंड स्क्रैप वैल्यू जो है वो जीरो कंसिडर करी गई है। यहां पर लिखा हुआ है, देखो, स्क्रैप वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि जब आप डेप्रिसिएशन ओरिजिनल मशीन का, यानी कि आपकी पुरानी मशीन का जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको स्क्रैप वैल्यू लेनी नहीं है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड फॉर द न्यू मशीन, यानी कि जो नई मशीन खरीद रहे हैं उसके ऊपर हमारे क्या क्या खर्चे होंगे अपार्ट फ्रॉम दिस परचेजिंग कॉस्ट, यानी कि 26 लाख रुपए में तो हमने मशीन खरीदी, इसके अलावा हमारा 9,000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, इसके अलावा हमने फीस पे करी है कंसल्टेंट को 6,000 रुपए उसके लगे, और हमारा एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 17,000 रुपए का वो भी हमारा लगेगा, जो कि हमारा 8 ईयर्स के बाद वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगी। सर वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? तो मेरे दोस्त, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस को चलाने के जो खर्चे होते हैं, और वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो बेसिकली जब आप अपनी आपने जब इन्वेंट्री खरीदी या फिर आपने रॉ मटेरियल खरीदा, वो रॉ मटेरियल में आपका पैसा लग गया, राइट। लेकिन जब आप उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स को बेच दोगे, तो वो पैसा वापस आ जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी एक एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी 17,000 रुपए की, जो कि 8 सालों के बाद जाकर रिलीज हो जानी है। हमें 17,000 रुपए आज लगाएंगे, 8 सालों के बाद वो 17,000 रुपए हमारे पास वापस आ जाएंगे, ठीक है सर। इसके अलावा आपको दिया है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन, यानी कि जो हमारी एग्जिस्टिंग मशीन है उसकी WDV वैल्यू कितनी है, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 76,000, और उसकी कैश साल्वेज वैल्यू आपको दे रखी है कि भैया अगर आज आप बाजार में बेचने जाते हो तो आपको 12,500 रुपए मिलेंगे। 76,000 रुपीज चाहे आपकी बुक्स में हो, लेकिन बाजार में तो ये 12,500 रुपए की, यानी कि 12,500 रुपीज की ही बिकेगी। और जब आप इसको बेचने जाओगे ना, तो एक आपकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगेगी, क्योंकि आपकी जो मशीन है वो फाउंडेशन के ऊपर फिक्स्ड है, यानी कि जमीन पे फिक्स्ड है एक तरह से। जब आप उसको रिमूव करोगे, उसको डिसमेंटल करोगे उस मशीन को, तो वो डिसमेंटलिंग का भी कुछ खर्चा आएगा 4,500 रुपीज का, वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बताया गया है एनुअल अर्निंग्स बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी कि टैक्स हमने हटाया नहीं है लेकिन डेप्रिसिएशन हटा दिया। तो वो वाला आइटम आपको दिया हुआ है कि न्यू मशीन को लेने की वजह से, जब आप न्यू मशीन इंस्टॉल कर लोगे, उससे हमारी एनुअल अर्निंग्स आएंगी 3,15,000। और ये एनुअल अर्निंग्स माइंडेड, ये क्या है? बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इनकम टैक्स रेट आपको 35% दे रखा है, और कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 13% है। अब इसके अलावा आपको पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर भी दे रखा है एटीएस का। तो मेरे दोस्त, आपको जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आईसीआई दे देता है ना, तो आंख बंद करके आईसीआई वाला ही उठाना है, खुद की कैलकुलेशन करके। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस अगर आपका आ गया, तो भैया आईसीआई ने तो अपना डिस्क्लेमर यहाँ पर डाल दिया, वो मार्क्स काटने का राइट रखता है उसके बाद, ठीक है।
तो आपको अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी गई है तो उस वैल्यू का भरपूर इस्तेमाल करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो अब इसका आंसर फटाफट से देखते हैं। देखो मैंने ना ये आंसर्स के लिए ना अपने हैंड रिटन आंसर्स बनाकर रखे हैं। ये ऐसी प्रेजेंटेशन है जो आपको बहुत इजीली समझ में आएगी और ये आईसीआई के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से एक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि एक एक वैल्यू जो है वो आपको आईसीआई के आंसर में भी मिलेगी। लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। थोड़ा बहुत डिफरेंस इसलिए है ताकि वो आपके लिए इजी बनाई जा सके। हमने थोड़ी बहुत इस पे मेहनत करी है ताकि आपको मजा आए। अब ये वाली जो पीडीएफ है, ये जो मैंने हैंड रिटन पीडीएफ बनाई है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन आंसर्स को पढ़ सकते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत बहुत अच्छे से बनाई हुई है, बहुत मेहनत लगाई हुई है इस पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन में देखो, आपको परचेज कॉस्ट दे रखी थी 26 लाख रुपए की। इसके अलावा न्यू मशीन की 9,000 रुपीज की आपकी इंस्टॉलेशन थी और 6,000 रुपीज की आपकी क्या थी, फीस पेड टू कंसल्टेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में हम निकालेंगे नेट कैश आउटफ्लो, यानी कि जीरो पीरियड पे हमारा कितना कैश आउटफ्लो हुआ वो हमें देखना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है, 26 लाख रुपए की मशीन थी, 9,000 रुपीज और 9,000 रुपीज का इंस्टॉलेशन कॉस्ट था एंड 6,000 रुपीज का हमारा फीस पेड टू कंसल्टेंट था। तो इन टोटालिटी 26,15,000 रुपीज का हमारा क्या हुआ, न्यू मशीन को खरीदने का खर्चा। अब इसके अलावा आपकी जो ओल्ड मशीन है, हम अगर न्यू मशीन खरीद रहे हैं, अब दिमाग लगाओ, जब आप नई मशीन खरीदने जा रहे हो तो पुरानी मशीन का क्या करोगे, पुरानी मशीन बेच दोगे। तो आपने नई मशीन खरीदी तो पुरानी मशीन बेच दी। अब पुरानी मशीन जब आपने बेची तो भैया कैश रियलाइजेबल वैल्यू, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था 12,500 रुपए का कैश रियलाइजेबल वैल्यू है, यानी कि हमें कैश मिलेगी 12,500। लेकिन 12,500 के साथ साथ हमारा एक 4,500 रुपीज का डिसमेंटलिंग कॉस्ट था, तो हमने इसको नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कर दिया, यानी कि कैश रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो आपको 8,000 रुपीज मिलेंगे। तो सर आपको 8,000 रुपीज तो मिल रहे हैं, तो आपने इसको माइनस क्यों करा, सर आपने इसको माइनस क्यों करा। तो मेरे दोस्त अगर आप यहां पर ध्यान दें, ये आपका कॉस्ट है। हम निकाल क्या रहे हैं, पहली चीज हम आउटफ्लो निकाल रहे हैं, हम आउटफ्लो निकाल रहे हैं और आउटफ्लो के अंदर हमने इनफ्लो को देखा है, तो भैया इनफ्लो को तो माइनस करना पड़ेगा ना। दिस इज अ आइटम जो पेमेंट्स की है, तो पेमेंट में अगर हमें कुछ रिसीट हुआ तो रिसीट को तो हटाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपने यहां पर 8,000 को माइनस करना है। बात समझ में आती है। इसके अलावा ये जो 26,15,000 था ये पेमेंट है और ये 8,000 हमारा रिसीवेबल है नेट में, तो भैया इसको तो माइनस ही करेंगे ना, पेमेंट और रिसीवेबल्स दोनों अपोजिट नेचर है। ठीक है, अब इसके अलावा जब आपने ओल्ड मशीन को बेचा, जब आपने पुरानी मशीन को बेचा, तो इसके ऊपर टैक्स इंपैक्ट भी तो आएगा। अब मेरे दोस्त अगर आपको याद हो, क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था। रिटर्न डाउन वैल्यू था आपका 76,000 रुपीज, लेकिन आपने इसको बेचा कितने में, 12,500। 12,500 नहीं, नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर देखो तो 8,000 रुपए में आपने बेचा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये जो नुकसान हुआ इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा मेरे दोस्त, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो हमने यहां पर लिखा टैक्स सेविंग ऑन सेल ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। 8,000 रुपीज में हमने सेल करा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू, कुछ भी बोल लो आप, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर, मतलब ये आपकी फुल, अगर मैं टैक्स के हिसाब से बोलूं ये आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गई, ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो सेल माइनस कॉस्ट। तो 8,000 रुपीज में आपने बेची एंड 76,000 रुपीज का आपका WDB है, मैंने हटा दिया, एंड 35% का आपका टैक्स रेट है। तो यानी कि 23,500 रुपीज का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि हमें नुकसान हुआ है। तो मेरे दोस्त बेनिफिट भी माइनस करना है, याद रखना क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये कॉस्ट का कंपोनेंट है, दिस इज कॉस्ट कंपोनेंट एंड कॉस्ट में से सेविंग्स को हटाना है। अभी अभी आपको मैंने बताया था। इसके अलावा अगर आपको याद हो, आपकी एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको बताया था 17,000 रुपीज की आपकी एडिशनल वर्किंग कैपिटल है। आज ये पैसा लगेगा, 8 सालों के बाद ये पैसा हमें वापस मिल जाएगा। तो हमने 70,000 रुपीज आउटफ्लो में ऐड करा, क्यों, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमारी जेब से जा रही है, यानी कि एक बार हमारा बिजनेस में पैसा फंस रहा है, यानी कि पैसा लग रहा है, तो ये 70,000 रुपीज ऐड होगा कॉस्ट कंपोनेंट में। मैंने इसको ऐड कर दिया क्योंकि जेब से पैसा जा रहा है। लेकिन सर आप एक बात बताओ, सर जब 17,000 रुपए हम आज 17,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं जीरो पीरियड पे वर्किंग कैपिटल में, सर 8 सालों के बाद ये 17,000 रुपए में वापस तो मिल ही जाएंगे, तो सर हमें इसको कॉस्ट में कंसिडरेशन लेने की जरूरत क्या है, सर आज जाएंगे 8 सालों बाद वापस आ जाएंगे, तो सर नेट में तो कोई इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ही नहीं। तो मेरे दोस्त अगर आपको ये डाउट आ रहा है तो आप इस चीज को जरा सोचो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो कोई चीज होती है कि भैया 17,000 रुपए आज लगा रहे हो, लेकिन ये 17,000 रुपए आपको 8 सालों के बाद वापस मिलेंगे। तो 8 सालों के बाद के 17,000 और आज के 17,000 क्या बराबर होंगे, नहीं। तो इसीलिए हम जीरो पीरियड पे इसको कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं और बाद में इसकी प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो में ले लेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है सर। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर अब हमें देखो, हमने जीरो पीरियड के ऊपर हमारा निकाल लिया कि कितना आउटफ्लो हुआ नेट में, ये हमने निकाल के रख लिया। अब हमें स्टेप 2 में निकालना है कि एनुअल कैश इनफ्लो कितना आने वाला है ड्यू टू न्यू मशीन, यानी कि अगर हम न्यू मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस नई मशीन से हमें कितना इनफ्लो मिलने वाला है।
एडिशनल, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस ऑफ न्यू एसेट, इफ न्यू एसेट इज यूज्ड, अगर हम न्यू मशीन यूज करते हैं तो कितना हमारे पास कैश इनफ्लो आएगा। तो अगर आपको याद हो, एनुअल अर्निंग्स बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन मैंने दिया हुआ था वहां पर क्वेश्चन में आईसीआई ने, वो 3,15,000 रुपए था। क्या था? 3,15,000 रुपए। अब मेरे दोस्त, अगर आपको याद हो, अगर आपने एसीबी की रिवीजन वीडियो अच्छे से देखी हो, तो हमें कैश फ्लोज निकालने होते हैं, कैश फ्लोज निकालने होते हैं। अब यहां पर ना कैश फ्लोज में अगर आपको याद हो, पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करते थे टैक्स से पहले, फिर टैक्स के बाद डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते थे। क्यों? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है एंड उसके ऊपर हमें टैक्स बेनिफिट लेना होता है। तो पहले टैक्स से पहले हटा दो, टैक्स के बाद उसको वापस ऐड कर दो। लेकिन ये जो आपको ऊपर एलिमेंट दिया हुआ है ना, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है। तो यहां पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हटा हुआ है, तो आपको डेप्रिसिएशन पहले माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लास्ट में ऐड बैक कर देना, इतनी सी बात है। बात समझ में आ रही है? तो आपने 35% का टैक्स हटाया सीधा, तो जैसे ही आपने एनुअल अर्निंग्स बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन में से 35% का टैक्स हटाया, तो ये आपका 35% का टैक्स आया। अब इसके अंदर से आपको डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है इसमें। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हटा हुआ है, अब ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैशलेस एक्सपेंडिचर होता है। तो सर हमारा डेप्रिसिएशन आएगा कितना? 26,15,000 रुपए में हमने एसेट खरीदा था। कितने में? 26,15,000 कॉस्ट ऑफ एसेट थी। अभी 26,15,000 डिवाइड बाय 8, क्यों? क्योंकि न्यू मशीन की लाइफ भी 8 ईयर्स है और हमारी कोई इसके ऊपर इसके ऊपर कोई स्क्रैप वैल्यू का कोई डेटा हमें दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसकी साल्वेज वैल्यू जो है वो 0 मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द न्यू मशीन एज वेल, क्योंकि हमें कोई डेटा दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हमारी बात आती है, यहां पर हमने डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया, तो 326,875 का डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। जब हमने इसको ऐड करा तो 531,625 का एनुअल कैश इनफ्लो आया। ये 1 साल का है मेरे दोस्त, दिस इज एनुअल। तो मैं इसको यहां पर आपको लिखवा देता हूं कि एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ न्यू मशीन, ये 1 साल का है मेरे दोस्त, ये 8 सालों का नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और यानी कि 8 साल में हर साल इतना कैश इनफ्लो आएगा आपको, आने वाले 8 साल हर साल इतना कैश इनफ्लो आने वाला है। अब भैया स्टेप 3 में आता है कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू इफ न्यू मशीन इज यूज्ड, कि भैया अगर हम नई मशीन इस्तेमाल करते हैं, सो भैया ऐसा हो सकता है ना कि आपकी पुरानी मशीन की टर्मिनल वैल्यू कितनी थी और न्यू मशीन की टर्मिनल वैल्यू कितनी होगी, दोनों में डिफरेंस हो। कि भैया अगर हम पुरानी मशीन को, एग्जिस्टिंग एसेट को अगर कंटिन्यू करते, अगर हम नई मशीन ना खरीदते और एग्जिस्टिंग मशीन को कंटिन्यू करते लास्ट तक, तो उसकी टर्मिनल वैल्यू कितनी मिलती, और नई मशीन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट तक, तो उसकी टर्मिनल वैल्यू कितनी मिल रही है। सो जो इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू है, हमें उसका भी तो बेनिफिट लेना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सर हमें कोई टर्मिनल वैल्यू का, स्क्रैप वैल्यू का हमें कुछ दे ही नहीं रखा। स्क्रैप वैल्यू के बारे में हमें यहां पर, अगर मैं टर्मिनल वैल्यू बोल रहा हूं ना, तो ये मेरा टर्मिनल वैल्यू से मेरा मतलब है, क्या मतलब है मेरा टर्मिनल वैल्यू से यहां पर? स्क्रैप वैल्यू। एक बार आप लिख लो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो ये स्क्रैप वैल्यू जो है मशीन की, सर ये हमें कोई डेटा तो दे नहीं रखा। सो दैट मींस ना तो न्यू मशीन की कोई टर्मिनल वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, ना ही ओल्ड मशीन की कोई स्क्रैप वैल्यू है। सो दैट मींस यहां पर हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना। सो एज बोथ द मशीन्स विल हैव जीरो साल्वेज वैल्यू इफ यूज्ड टिल एंड ऑफ देयर लाइफ, मींस नो इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू। दैट्स इट। समझ में आती है बात? अब हमें एनपीवी की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। तो सबसे पहले जो स्टेप 2 के अंदर हमने ये कैश इनफ्लो निकाला है कि हर साल इतना आएगा, हर साल इतना आएगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। 8 साल का, हर 8 साल, आने वाले 8 साल, हर साल इतना 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 आएगा, तो मैं 8 साल की वैल्यू का, यानी कि 8 ईयर की वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू करूंगा। सो दैट मींस यहां पर देखो 531,625 इंटू 4.80, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर है। सर एन्यूटी क्या होता है? एन्यूटी यानी कि भैया आपका पहले साल का पीवीएफ, दूसरे साल का पीवीएफ, तीसरे साल का, चौथे साल का, सोन 8th ईयर तक के जितने भी पीवीएफ हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं, हर पीवीएफ का सम कर दिया हमने बेसिकली, तो उसकी एन्यूटी बन जाती है। सो दैट मींस ये वाला कैश फ्लो आपको अगर हर साल मिलता जाए 8 साल तक, तो उसकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ये निकल के आएगी। बात समझ में आती है? ये 4.8 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि आईसीआई के डेटा को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहां पर रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 8th ईयर के एंड पे आपको वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कैपिटल वापस मिल जाएगी। सो दैट मींस 17,000 रुपए का आपका वर्किंग कैपिटल था, और 8th ईयर का पीवी फैक्टर लेना है। अब पीवी फैक्टर, एन्यूटी मत ले लेना। क्यों? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्यों लेना है? क्योंकि भैया वर्किंग कैपिटल रिलीज आपकी हर साल नहीं हो रही, सिर्फ 8वें साल के अंत पे हो रही है। तो 8वें साल का पीवी फैक्टर आप लोगे, जो कि आपका 0.376 अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो 0.376, ठीक है। तो यहां पर हमने 0.376 से मल्टीप्लाई करके इसका 6392 प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। अब इसके अंदर आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो हटा देना है। इनिशियल कैश आउटफ्लो जो कि आपने स्टेप 1 में निकाला था, ये देखो 260020, 26002000, तो ये हमने यहां से हटा दिया। एंड आपका एनपीवी आता है नेगेटिव में 42008। सो दैट मींस एनपीवी नेगेटिव है। डिसीजन क्या बोलोगे? प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल।
बात समझ में आती है? यस सर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर की तरफ से है। हाँ जी मेरे दोस्त, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आर लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास सरप्लस कैश है 100 लाख रुपीस का सरप्लस कैश, और ये सरप्लस कैश बांटना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को। और कितना बांटना है इसमें से, 100 लाख रुपीस में से 27% बांटना है, पूरा 100 लाख नहीं बांटना, पूरा 100 लाख नहीं बांटना, ओनली 27% डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ओके सर। अब भैया बात आती है यहाँ पर, कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक द शेयर्स। कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है? कंपनी ऐसे सीधा नहीं बांटेगी। कंपनी बोलेगी मैं आपके शेयर्स को बाय बैक कर लेती हूं, और जब आपसे शेयर्स वापस खरीद लूंगी तो वो शेयर्स के बदले आपको पैसे दे दिए जाएंगे। दैट्स हाउ कंपनी इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट। ठीक है, द फाइनेंस मैनेजर, जो फाइनेंस मैनेजर है वो बोलता है कि भैया शेयर प्राइस आफ्टर रीपर्चेज, यानी कि रीपर्चेज के बाद जो शेयर प्राइस होगा इज लाइकली टू बी 10% अबव द बायबैक प्राइस। यानी कि अगर आप बायबैक अगर 100 रुपए में कर रहे हो, तो भैया शेयर का प्राइस बायबैक करने के बाद 110 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 10% ऊपर हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? ओके सर। इफ द बायबैक रूट इज टेकन, द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट इज 10 लाख शेयर्स, अभी 10 लाख शेयर्स आपके आउटस्टैंडिंग है, एंड करंट ईपीएस आपको 3 रुपए दे रखा है। द प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी रीपर्चेज्ड, ऐसा प्राइस बताओ जिसमें शेयर्स को हम रीपर्चेज करें। इफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी शुड बी 210 लाख आफ्टर द बायबैक। अब एक कैवियाट लगा दिया इन्होंने यहां पर कि भैया बायबैक के बाद ना हमारी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। सर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली एमपीएस, जो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर होता है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, वो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाती है, या फिर कंपनी की मार्केट वैल्यू बोल लो। तो बोल रहे 210 लाख रुपीस की आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी होनी चाहिए। तो भैया अब यहां पर आता है पहला पॉइंट। अब इसको हमें देखना कैसे है। देखो सबसे पहले ना जो जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है ना, हमेशा कोशिश करो कि एग्जाम में ना आप अपनी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को ना ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिख लो, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े। इससे बहुत ईज हो जाता है। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स बनाने का सबसे पर्सपेक्टिव यही है, सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव यही है कि आपको समझ में आए कि यार एग्जाम में प्रेजेंट करना तो कैसे करना चाहिए, कि भैया आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स ना ऐसे लिख लेने चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब भैया कंपनी के पास सरप्लस कैश कितना था? 100 लाख रुपीस, मैंने लिख लिया। और कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है? 27%, यानी कि 27 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है कंपनी। अब भैया मैंने अज्यूम करा लेट बायबैक प्राइस बी एक्स रुपीस, मैंने बायबैक प्राइस को एक्स मान लिया। और अगर आपको याद हो क्वेश्चन में कि भैया पोस्ट बायबैक आपका शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? 10% ओवर एंड अबव, तो भैया देन शेयर प्राइस पोस्ट बायबैक शेल बी 1.1x। 10% ऊपर हो जाएगा ना, तो 1.1x हो जाएगा। ठीक है सर, पोस्ट बायबैक का शेयर का प्राइस आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बोट बैक, हमें कितने शेयर्स बायबैक करने चाहिए? अब भैया देखो आपको 27 लाख रुपए बांटने हैं, 27 लाख रुपए बांटने हैं, और वो भी विद द बायबैक रूट। तो भैया अगर आपका एक्स रुपीस एक शेयर का प्राइस, अगर बायबैक प्राइस अगर आपका एक्स रुपीस है, तो कितने शेयर्स बायबैक करोगे? 27 लाख डिवाइड बाय एक्स, ऑब्वियस ही बात है, इसी से नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बोट बैक इज इक्वल टू 27 लाख डिवाइड बाय एक्स। अब भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर बायबैक शेल बी 210 लाख रुपीस, यानी कि बायबैक करने के बाद आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 210 लाख रुपए होनी चाहिए। तो हमें इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं। सर इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? कि भैया 10 लाख शेयर्स हमारे पास अभी हैं बिफोर बायबैक। बिफोर बायबैक कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, और इसमें से कितने शेयर्स बायबैक करे हमने? इसमें से इतने शेयर्स हमने बायबैक कर लिए, दैट मींस इतने शेयर्स को माइनस कर दो, इतने शेयर्स हमने बायबैक कर लिए। अब ये आपका पोस्ट बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या हुआ? पोस्ट बायबैक कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पोस्ट बायबैक। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पोस्ट बायबैक कितना होगा? 1.1x। सो 1.1x से आपने मल्टीप्लाई करा, सो दैट मींस दिस इज व्हाट ये आपका बनता है मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी पोस्ट बायबैक। और मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी पोस्ट बायबैक कितनी होनी चाहिए? 210 लाख रुपीस, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। इससे हमने एक इक्वेशन बना ली। अब भैया एक्स को सॉल्व करो, तो आपका एक्स निकल के आता है 21.79 रुपीस। दैट मींस शेयर्स कैन बी बॉट बैक एट 21.79 रुपीस। बात समझ में आती है? अब दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी रीपर्चेज, यानी कि कितने शेयर्स आपको रीपर्चेज करने हैं। तो उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स टू बी रीपर्चेज इज इक्वल टू 27 लाख रुपीस आपको बांटने थे, और वो भी एक्स प्राइस के हिसाब से, मतलब रुपीस एक्स पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, सो 27 लाख डिवाइड बाय 21.79 जो हमने अभी भी निकाला, सो 123910 शेयर्स, ये आपका आंसर आ जाता है। अब भैया नेक्स्ट पार्ट में आपसे वो पूछ रहा है ईपीएस पोस्ट बायबैक, कि भैया देखो यहां पर पूछ रहा है इंपैक्ट ऑफ शेयर्स रीपर्चेज ऑन द ईपीएस अज्यूमिंग दैट आफ्टर बायबैक नेट इनकम शैल रिमेन सेम, कि भैया बायबैक के बाद आपकी कंपनी की जो नेट इनकम है वो सेम रहेगी। तो इंपैक्ट ऑफ रीपर्चेज ऑन ईपीएस, ईपीएस के ऊपर क्या इंपैक्ट आया? तो आपको पोस्ट बायबैक ईपीएस निकालना है। पोस्ट बायबैक ईपीएस में आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्निंग्स आपकी सेम रहेंगी। तो भैया आपकी प्री बायबैक अर्निंग्स कितनी थी, उतनी ही पोस्ट बायबैक अर्निंग होगी। सर कितनी थी प्री बायबैक? प्री बायबैक अर्निंग्स कितनी थी?
₹3 का ईपीएस था, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, जाकर देख लो। ₹3 का आपका ईपीएस था, एक बार दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ठीक है। ₹3 का आपका ईपीएस था और 10 लाख शेयर आपके आउटस्टैंडिंग थे। सो 3 इंटू 10 लाख, दैट मीन 30 लाख रुपीज की आपकी अर्निंग्स थी प्री बायबैक, और पोस्ट बायबैक भी आपकी 30 लाख रुपीज की अर्निंग्स रहेगी। अब डिवाइड बाय इसको नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10 लाख शेयर्स थे और इसमें से आपने इतने शेयर्स बायबैक कर लिए, तो ये आप माइनस कर दोगे, तो ये आपकी इक्वेशन ये बन गई। इसको आपने सॉल्व करा तो 3.42 आ गया। अब 3.42 आया तो भैया अब आपका ईपीएस इंक्रीज हो गया है, ईपीएस इंक्रीज्ड बाय 0.42, दैट मींस 3.42 माइनस 3, दिस इज योर व्हाट, दिस इज इंपैक्ट ऑन द ईपीएस। बात समझ में आती है? अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से देखते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, एक हाइपोथेटिकल कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और उसने इशू कर रखे हैं 10% डिबेंचर्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि डिबेंचर्स की ड्यूरेशन 10 ईयर्स है, और उसका भी करंट ट्रेडिंग प्राइस मार्केट में कितने में वो डिबेंचर्स जो है उसका मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? ₹850, 850 रुपीज पर डिबेंचर। अब ठीक है, द बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 50 इक्विटी शेयर्स बीइंग करंटली कोटेड 17 पर शेयर। अब भैया यहाँ पर एक छोटी सी आईसीआई ने गड़बड़ करी है कि भैया ऊपर आपको वो डिबेंचर लिख के दे रहा है, ठीक है, ऊपर डिबेंचर लिख रहा है, यहाँ पर अचानक से बॉन्ड शुरू कर दिया। तो भैया कंफ्यूज मत होना, बॉन्ड डिबेंचर एक ही बात है आपकी यहाँ पे। द बॉन्ड इज कन्वर्टेबल, यानी कि ये वाले डिबेंचर्स या फिर ये वाले बॉन्ड्स जो हैं ये 50 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये अभी एक इक्विटी शेयर का प्राइस 17 रुपीज पर शेयर चल रहा है। इफ द यील्ड ऑन इक्विवेलेंट कंपेरेबल बॉन्ड, यानी कि अगर जो मैंने ऊपर डिबेंचर या बॉन्ड कुछ भी बोल लो, जिन कन्वर्टेबल डिबेंचर की जो हमने बात करी, अगर हम उसके इक्विवेलेंट बॉन्ड यानी कि उसके जैसे मार्केट में जो बॉन्ड्स हैं अगर उसका देखें, तो उसकी यील्ड है 11.80%। कितनी है? 11.80% उसकी यील्ड चल रही है। देन डिटरमाइन द स्प्रेड ऑफ यील्ड, आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? स्प्रेड ऑफ यील्ड ऑफ द अबव बॉन्ड फ्रॉम दिस कंपेरेबल बॉन्ड, यानी कि जो आपको ऊपर ये वाले जो बॉन्ड दे रखे हैं या फिर डिबेंचर दे रखा है, कुछ भी बोल लो, इस बॉन्ड का आपको यील्ड निकालना है, फिर इसके यील्ड के साथ कंपेयर करना है, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो आपका स्प्रेड हो जाएगा। तो आपको स्प्रेड निकालने के लिए बोल रहा है। स्प्रेड क्या होता है सर? स्प्रेड इज बेसिकली डिफरेंशियल, या फिर आप उसको बेनिफिट भी बोल सकते हो। जैसे बैंक की पर्सपेक्टिव से स्प्रेड प्रॉफिट होता है कि भैया बैंक लोन कितने में लेता है? सस्ते में। बैंक उधार मतलब बैंक कस्टमर से पैसा लेता है सस्ते में और आगे लोन पे देता है महंगे में, तो जो डिफरेंशियल है वो उसका स्प्रेड हो गया। सो दैट वे जो डिफरेंशियल है, आपको बेसिकली दोनों का डिफरेंशियल निकालना है कि जो कंपेरेबल बॉन्ड है उसका यील्ड कितना है, और जो आपके वाले डिबेंचर्स हैं, जो आपके वाले बॉन्ड है उसका यील्ड कितना है, दोनों का डिफरेंशियल निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो भैया अब आप यील्ड कैसे निकालते हो? यील्ड निकालने के लिए आपको सर वाईटीएम निकालने के लिए आपको इंटरपोलेशन करनी पड़ती है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने इसी आंसर को फटाफट से स्टार्ट करा। देखो मैंने आपको लिख कर दिया है बेकायदा यहां पर, टू कंप्यूट स्प्रेड ऑफ द यील्ड ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड विद द कंपेरेबल बॉन्ड, वी फर्स्ट नीड टू कंप्यूट द यील्ड ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड, यानी कि जो हमारे वाले कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं उसका हमें स्प्रेड, उसका हमें यील्ड निकालना पड़ेगा। अब उसका यील्ड निकालने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। कन्वर्जन प्राइस, ये तो वैसे ही आईसीआई ने वैसे ही निकलवा दिया, इसकी कोई इतनी ज्यादा दरकार नहीं थी। कन्वर्जन प्राइस ऑफ द बॉन्ड कितना है? 50 इंटू 17 इज इक्वल टू 850 रुपीज, हमने भी लिख दिया। इसके अलावा आपको मार्केट प्राइस ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड दे रखा है 850 रुपीज, क्वेश्चन में गिवन है 850 रुपीज का आपका मार्केट प्राइस है, तो ये हमने लिख दिया। अब भैया नाउ वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, अगर अब देखो यार अब होता क्या है मेरे दोस्त, अब बात ये है कि ना अगर आपको पता हो, आपको अगर पता हो आपका जो वाईटीएम होता है ना, वाईटीएम एक ऐसा रेट होता है, वाईटीएम एक ऐसा रेट होता है जिससे हमारे बॉन्ड्स की अगर हम कैश इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकालें, ऐसा रेट जिसको यूज करके हम हमारे बॉन्ड या डिबेंचर्स की कैश इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकालें, तो वो मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड के बराबर आ जाए। मार्केट प्राइस 850 रुपए चल रहा है, मार्केट प्राइस 850 रुपए चल रहा है। तो अब अभी हमें क्या करना है? अभी हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, लेकिन ना हिट एंड ट्रायल मेथड भी अब आपको स्मार्टली लगाना पड़ेगा यार, या तो खुद से आप रेट इस्तेमाल करते, लेकिन आईसीआई ने क्वेश्चन में दो रेट्स आपको निकाल कर दे ही दिए, दो रेट का आपको पीवी फैक्टर दे दिया 11% एंड 13%। दैट मींस आईसीआई आपको बकायदा एक हिंट दे रहा है कि 11% और 13% को आप यूज करो फॉर योर हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफ 11% इज यूज्ड, इफ 11% इज यूज्ड, यहां पर इफ आएगा, इफ 11% इज यूज्ड एज योर डिस्काउंटिंग फैक्टर, अगर हम 11% को डिस्काउंटिंग फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे हमारे डिबेंचर्स की क्या प्रेजेंट वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी वो निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट 1000 रुपीज फेस वैल्यू है, 10% का हमारा कूपन रेट है। सर 11% तो मेरे दोस्त 11% तो आपका डिस्काउंटिंग रेट है, डिस्काउंटिंग रेट है। ये कूपन रेट आपका इंटरेस्ट निकालने के लिए यूज होता है। अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पर देखो 10% डिबेंचर्स हैं, गलती मत कर देना, कुछ बच्चों को यहाँ पर भी डाउट होता है कि सर 10% क्यों ले रहे हैं, ये 10% क्यों ले रहे हैं, 11% क्यों नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्त समझो, जो आपका डिस्काउंटिंग रेट है यानी कि वाईटीएम है, वो अलग से आपका एक तरह से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ये आपका 10% है ना, ये तो इतना आपको कमा कर दे रहा है डिबेंचर, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आता है 10% के साथ आपने मल्टीप्लाई करा फेस वैल्यू को, यानी कि 1000 रुपए के ऊपर 10% का ब्याज, एंड ये वाला ब्याज आपको मेच्योरिटी तक यानी कि 10 सालों के लिए मिलेगा हर साल। अब हर साल मिलेगा तो एन्यूटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया ये एन्यूटी आई कैसे 5.890, तो मैंने आपको देखो एक प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि एन्यूटी का मतलब होता है हर साल के पीवी फैक्टर का सम करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यही करा, 11% का जो मेरा हर साल का पीवी फैक्टर दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का मैंने सम करा है, इन सबको कैलकुलेटर पे एक मतलब ऐड कर दिया है, तो वो निकल के आता है मेरा कितना 5.890। तो 5.890 से जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट 589 रुपीज निकल के आया कि भैया इतना इंटरेस्ट आपको हर साल मतलब इतना इतना नहीं, मतलब ये 1000 रुपए के ऊपर 10% कितना होता है, ये 100 रुपए का इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा 10 सालों तक। अगर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो वो 589 रुपीज निकल के आएगा, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन कंपोनेंट, रिडेम्पशन प्राइस जो आपका है डिबेंचर का, उसका भी उसके कंपोनेंट का भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो 1000 रुपीज पे ही रिडीम होगा ऐसा मानेंगे। लेकिन सर इस क्वेश्चन में तो सर ये कन्वर्टेबल डिबेंचर दिया हुआ है, तो सर कन्वर्टेबल डिबेंचर सर ये तो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सर आप इसके ऊपर रिडेम्पशन कैसे बोल रहे हो? तो मेरे दोस्त कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के पास, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आपके पास कन्वर्जन का ऑप्शन होता है, और जब हम डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू यानी कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से, या फिर बेसिकली वैसे वाईटीएम निकालने की कोशिश करते हैं, तब हम अज्यूम करते हैं कि हमने डिबेंचर को कन्वर्ट नहीं करवाया और हमने उसको मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखा है। समझ में आती है बात, ठीक है। तो 1000 रुपीज के ऊपर आपका क्या हो रहा है, रिडीम हो रहा है 1000 इंटू 0.352 आपका 10th ईयर का पीवी फैक्टर होगा, देखा, ठीक है। अब भैया यहां पर इसको मैंने मल्टीप्लाई करा तो 352, अब ये आता है 941 रुपीज, अब ये आता है 941 रुपीज का आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गया। अब मेरे दोस्त जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको जनरली बता रहा हूं, जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि भैया देखो अब आपका ना 11%, अगर आईसीआई आपको एग्जाम में रेट ना देता तो आप क्या करते? तो भैया 11% के हिसाब से आपने जैसे निकाल कर देखा 941 आ गया। अब भैया अब मेरे को अगला रेट सिलेक्शन करना है कि मैं हिट एंड ट्रायल मेथड में दूसरा रेट कौन सा लगाऊं। सो मेरे दोस्त आपको ध्यान दो, यहां पर ये 941 है, हमें चाहिए कितना, हमें 850 चाहिए। मैंने आपको बताया था ना ये 850 के बराबर आ जाता है, ऐसा रेट हमें चाहिए। तो हमें चाहिए यहाँ पर 850 आए, 850 रुपीज आए, तो 850 यहाँ पर लेके आना है। तो दैट मीन्स आपको अमाउंट को रिड्यूस करवाना है, अमाउंट को रिड्यूस करवाना है। सो दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बॉन्ड के प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अभी इनवर्स रिलेशनशिप है, इसी वजह से अगर हमें अमाउंट को, इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर रिड्यूस करवाना है तो इंटरेस्ट रेट यानी कि आपके वाईटीएम को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। सो इसी वजह से मैं इंक्रीज्ड रेट यूज करूंगा, 11% की जगह पे अब ज्यादा वाला रेट यूज करूंगा। तो मैंने 13% यूज कर लिया, और 13% ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 13% के हिसाब से जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो 837.60 आया। अब देखो 850 रुपए जो हमारा था, ये 850 है, इन दोनों के बीच में फॉल करता है ना, 941 एंड 837.60 इन दोनों के बीच में कहीं फॉल करता है कि नहीं? अब इन दोनों के बीच में फॉल करता है, दैट मींस हमने रेट सिलेक्शन सही करी है। अब हम इंटरपोलेट कर सकते हैं। अगर 850 इन दोनों के बीच में ना आता, कहीं बाहर आ रहा होता, तो भैया इंटरपोलेशन पॉसिबल नहीं था। ये चीज आपको बतानी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब भैया यहां पर देखो, एज पर इंटरपोलेशन टेक्निक 11% में 941 निकल के आ रहा है। अब भैया इंटरपोलेशन का फॉर्मूला भी होता है, कुछ बच्चों को फॉर्मूला यूज करने में आसानी लगती है, तो भैया फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। मेरे को फॉर्मूले के पर्सपेक्टिव से नहीं बताना, लॉजिक से ना चीजें दिमाग में रहती हैं, ऐसा मेरे को लगता है। ये चीज मेरे ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे एग्जाम में, मतलब मैंने तो लॉजिक के पर्सपेक्टिव से ही करा था, क्योंकि अगर मैं इतने सारे फॉर्मूलाज याद करने बैठूं, आई एम समवन जिससे रट्टे नहीं लगाए जाते, जिससे क्रैम नहीं किया जाता आसानी से, मैं ऐसा इंसान हूं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि भैया मैंने सारे लॉजिक समझे थे, उसके बेसिस पे जो एएफएम के जो फॉर्मूलाज थे ना, वो सारे मेरे दिमाग में बैठ गए थे, मेरे जहन में उतर गए थे, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझने उसी तरीके से पढ़ना है। तो भैया 11% में 941 आता है। अब भैया 13% पे मैंने निकाला तो 837.60 आया। अब भैया लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है कि भैया 11% से जब मैंने 2% का रेट इंक्रीज करवाया, जब मैंने, अब यहां पर इसको देखो आप जरा, एक सेकेंड, जब मैंने मेरे वाईटीएम को, यानी कि जब मैंने मेरे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को, या फिर डिस्काउंटिंग रेट बोल लो, डिस्काउंटिंग रेट को जब मैंने 11% से 2% से इंक्रीज किया, 2% से इंक्रीज किया, पहले तो आप यहां पर एज इट इज 11% लिख दो। अब भैया जब मैंने 2% से इंक्रीज किया इसको, तो मेरी अमाउंट में कितना वेरिएशन आ गया, यानी कि कितना जंप आया, कितना डिक्रीज हुआ, 941 से 837.60 पे पहुंच गया। 2% के इंक्रीज से 941 से 837.60 पे पहुंच गया। लेकिन मेरे को पहुंचाना तो 850 850 पे था, मेरे को पहुंचाना किस पे था, 850 पे। तो प्रो रेटा अमाउंट हो जाएगी, ये 2% का प्रो रेटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 2% का प्रो रेटा हो जाएगा। तो इसी पर्सपेक्टिव से मैंने 11% प्लस 1.76% करा, फिर ये 12.76% निकल के आया। दिस इज माय वाईटीएम।
अब भैया यहाँ पर प्लस का साइन ही क्यों आया? सर यहाँ पर माइनस का साइन भी तो आ सकता था। लेकिन मेरे दोस्त आप जरा ध्यान दो, 11% से जब हमने इसको इंक्रीज किया तब हमारा अमाउंट नीचे की तरफ गया, तो आपको यहाँ पर प्लस ही लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने इंक्रीज करवाया था यहाँ पे। अगर आप इंटरपोलेशन अपोजिट तरीके से करते कि भैया ऊपर आप 13% लिखते, नीचे 11% लिखते, फिर आप 13% को एज अ बेस लेकर चलते कि भैया 13% से जब मैंने 2% से रिड्यूस करवाया तब आपका माइनस आता। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्योंकि यहाँ पर बेस 11% लिया है, 11% से हमने इंक्रीज करवाया था, तो प्लस का साइन आएगा। अब भैया स्प्रेड इन यील्ड निकाल लोगे आप, 12.76% आपका ये निकल के आ गया और आपका 11.80% आपको दे रखा था, तो आपने 11.80% यहां से माइनस कर तो 0.96% का आपका स्प्रेड निकल के आता है। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आती है? इजी पीजी था। यस सर, बिल्कुल आसान था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको क्या दे रखा है। एसटीआर लिमिटेड है, करंट फाइनेंशियली, उसकी करंट फाइनेंशियल ईयर इनकम स्टेटमेंट दे रखी है आपको, और उसमें क्या बताया कि उसने इनकम टैक्स आफ्टर टैक्स जो है वो 50 करोड़ रुपीस रिपोर्ट करा। एसटीआर लिमिटेड है, उसने इनकम टैक्स, नेट इनकम आफ्टर टैक्स जो है वो 50 करोड़ रुपए का रिपोर्ट किया। अब आपको ये डेटा दे रखा है, फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एसटीआर लिमिटेड। एसटीआर लिमिटेड का आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डेट दे रखी है 80 करोड़ रुपीस की, और उसका इंटरेस्ट रेट है डेट का, कूपन रेट है 11%। इसके अलावा आपको इक्विटी की वैल्यू दे रखी है 250 करोड़, एंड आपको इन्वेस्टेड कैपिटल दे रखी है 330 करोड़ रुपीस। कितनी? 330 करोड़ रुपीस। फॉलोइंग डेटा इज गिवन टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब आपको एसेट बीटा दे रखा है टीएसआर लिमिटेड का, ठीक है, 1.11। इसके अलावा आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 8.5% यानी कि आरएफ। इसके अलावा आपको एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम 9%। आरएम माइनस आरएफ दे दिया सीधा मेरे दोस्त, आरएम माइनस आरएफ दे दिया क्योंकि मार्केट रिस्क प्रीमियम है, ठीक है। तो ये 9% का आपका आरएम माइनस आरएफ हो गया। एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज 30%, इतना आपके ऊपर टैक्स रेट लगता है। एंड आपको ईवीए निकालने के लिए बोल रहा है, और ईवीए निकालना किस में, इस पर ध्यान देना, आप अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन को, ये छोटी छोटी गलतियों से आपके मार्क्स कट जाते हैं। इन रुपीज इन लैक्स निकालने के लिए बोला गया। बात समझ में आती है? अब सर मेरी बात सुनो, सर ईवीए अपना इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ना एक तरीका होता है। सबसे पहले ना आप देखो एंड रिजल्ट में पूछा गया है आपसे एंड रिजल्ट में ईवीए पूछा है, और सर ईवीए का फॉर्मूला तो हमें पता है, ईवीए इज इक्वल टू नो पैट माइनस डब्ल्यूएसीसी इंटू ये, सॉरी ये इन्वेस्टेड कैपिटल है यहाँ पर। सर ये हमारा फॉर्मूला होता है, नोपैट माइनस डब्ल्यूएसीसी इंटू इन्वेस्टेड कैपिटल। सर ये आपने एडजस्टेड क्यों लिखा? सर हमने तो एडजस्टेड कहीं पे पढ़ा नहीं। तो मेरे दोस्त एडजस्टेड का मतलब यहाँ पर ये है, एडजस्टेड फॉर नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी कि नॉन कैश एक्सपेंसेस का अगर कुछ आपको ट्रीटमेंट दे रखा है तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाउएवर इस क्वेश्चन के अंदर देयर इज नो नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो हमें उसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब भैया ईवीए के फॉर्मूले पे वापस आते हैं। अब ईवीए के फॉर्मूले के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए नोपैट, इसके अलावा आपको चाहिए डब्ल्यूएसीसी, और एक आपको चाहिए इन्वेस्टेड कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टेड आपको क्वेश्चन में दी हुई है, बात समझ में आती है? कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दी हुई है, नोपैट और डब्ल्यूएसीसी हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएसीसी निकालते हैं। अब भैया डब्ल्यूएसीसी निकालने के लिए ना, डब्ल्यूएसीसी निकालने के लिए अगर आपको पता हो कि भैया हमें यहां पर देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट करना पड़ता है। अब भैया हमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट तो दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ डेट आपका पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेना होता है। आपको 11% का आपको कूपन रेट दिया हुआ है, आपकी कॉस्ट ऑफ डेट हो गई, लेकिन वो प्री टैक्स है तो हमने उसको पोस्ट टैक्स कर दिया। लेकिन सर एक बात है, सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो है ही नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो सर हमारे पास है ही नहीं, लेकिन आपको एसेट बीटा, आरएम माइनस आरएफ, रिस्क प्रीमियम वो सब दिया हुआ है। दैट मींस यू कैन कैलकुलेट व्हाट, यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ सीएपीएम। सीएपीएम की मदद से आप क्या निकाल सकते हो? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो। अब भैया सीएपीएम की मदद से आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए ना सर आपको क्या चाहिए होता है? बीटा कौन सा चाहिए होता है? बीटा आपको इक्विटी बीटा चाहिए होता है। सर हम सीएपीएम के अंदर जो बीटा होता है वो इक्विटी बीटा यूज करते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आपको एसेट बीटा दिया हुआ है। सर इक्विटी बीटा क्या होता है? इक्विटी बीटा इज योर लीवर्ड बीटा, जिसके अंदर डेट का तड़का इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपको इक्विटी बीटा चाहिए यहां पर, लेकिन आपको एसेट बीटा दिया हुआ है, तो आपको एसेट बीटा की मदद से आपको इक्विटी बीटा निकालना पड़ेगा। अब आपको डब्ल्यूएसीसी में देखो, मैंने आपको क्यों बताया, ये सारा फ्लो क्यों बताया कि ना आपको अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस क्या चलानी है कि भैया डब्ल्यूएसीसी निकालना है, डब्ल्यूएसीसी निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए, अच्छा वो तो है हमारे पास, अच्छा कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, अरे यार वो तो दे नहीं रखी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे नहीं रखी, तो यार अच्छा सीएपीएम की मदद से निकाल सकते हैं। अच्छा सीएपीएम में, अरे यार सीएपीएम में तो एसेट बीटा नहीं लगता ना, कॉस्ट हमारा इक्विटी बीटा लगता है, इक्विटी बीटा दिया नहीं हुआ, तो चलो अब इक्विटी बीटा निकालना शुरू करते हैं। दैट इज योर थॉट प्रोसेस, जिसके बेसिस पे आप अपने आंसर्स को सॉल्व करोगे, ठीक है। रटे रटाई स्टेप्स अगर देख लोगे ना एग्जाम में तो भैया फिर मगअप हो जाएगा, मगअप नहीं करना। तो सबसे पहले हम इक्विटी बीटा निकालेंगे एसेट बीटा की मदद से। अब भैया ये इक्वेशन आपको पता है, बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इनटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट।
अब भैया मैंने आपको बताया था जो आपका इक्विटी बीटा होता है वो आपका लीवर्ड बीटा होता है जिसमें डेट का तड़का इन्वॉल्व होता है। तो भैया मैंने यहाँ पर इक्विटी बीटा को डिवाइड कर दिया इक्विटी प्लस डेट के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया इक्विटी के साथ। तो ये हो क्या रहा है, ये बेसिकली इक्विटी में से मैं डेट को निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने देखो इक्विटी को इक्विटी प्लस डेट से डिवाइड करके इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मींस इक्विटी बीटा में से मेरा डेट का जो तड़का है वो हटाया जा रहा है। जब मैं इक्विटी में से डेट के तड़के को हटा रहा हूं तो वो क्या बनेगा, वो एसेट बीटा बन जाएगा। सो इस तरीके से मेरी एक इक्वेशन बन जाती है, बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स। ठीक है, बात समझ में आती है। अब भैया हमें एसेट बीटा दे रखा है 1.11 क्वेश्चन में, 1.11 हमें दे रखा है, 1.11 मैंने यहां पर लिख दिया। इसके अलावा बीटा इक्विटी मेरे को दे नहीं रखा तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब 250 की मेरी इक्विटी है, ठीक है, यहां पे देखो 250 की मेरी इक्विटी एंड 80 करोड़ रुपीस का मेरा डेट है। ठीक है, तो मैंने 250 अपॉन 250 प्लस 80, इसको इन करोड़ लिखा हुआ है तो आप करोड़ लिख सकते हो अगर लिखना चाहो यहां पर। लेकिन सर हमें तो इन लाख निकालने के लिए बोला था आंसर, वो ईवीए निकालने के लिए बोला था। कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर हम सारी चीजें लैक्स के अंदर ही कैलकुलेशन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लाख में करना चाहते हो तो भैया ये तो रेशो निकाल लेना, बेसिकली दिस इज अ रेशो। तो अगर आप इसको चाहे लैक्स में लिख लो चाहे आप करोड़ में लिख लो, रेशो तो आपका सेम ही आएगा। ठीक है, सो बेसिकली जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये 0.817 निकल के आता है। अब ये 0.817 मेरा यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो मेरा ये 1.36 का बीटा इक्विटी निकल के आ गया। बात समझ में आती है। अब भैया एज पर सीएपीएम की मदद से अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा इक्विटी इंटू आरएम माइनस आरएफ। अब भैया यहाँ पर आरएफ हमें दे रखा है 8.5%। ठीक है, तो मैंने ये 0.085 यहाँ पर लिख दिया, प्लस ये बीटा हमें दे रखा है, और इसके अलावा हमें मतलब दे नहीं रखा, हमने निकाल लिया, प्लस हमें मार्केट रिस्क प्रीमियम यानी कि आरएम माइनस आरएफ दिया हुआ है। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम आपका 0.09 यानी कि 9% था, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई करा तो ये मेरा 0.2074 यानी कि 20.74% निकल के आता है। अब भैया मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई, मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ गया, अब मेरा डब्ल्यूएससी निकल सकता है बड़ी आसानी से। अब डब्ल्यूएससी निकालने के लिए देखो सबसे पहले मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिया यहाँ पर, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा विद द इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट के रेशियो से। तो मेरा इक्विटी 250 था, डिवाइड बाय 250 प्लस 80। बात समझ में आती है। और मेरा डेट 11% था, कूपन रेट 11% है डेट का, क्वेश्चन में आप जाकर देख सकते हो। चलो मैं भी दिखा देता हूँ, ये देखो कूपन रेट 11% डेट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यस सर। अब ये 11% इंटू 1 माइनस 30% मेरा टैक्स रेट है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ये रहा। ठीक है, 1 माइनस 30% या फिर 1 माइनस 0.30 इंटू 80 डिवाइड बाई 250 प्लस 80, आपका डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी का स्ट्रक्चर वो हो गया रेशो। अब सर यहाँ पर हमने पोस्ट टैक्स क्यों नहीं करा, तो मेरे दोस्त इसके अंदर हमें नहीं करना होता, इसमें हमें सीधा रेशो लेना होता है। ये चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, बात समझ में आती है। अब ये आपका आता है 0.1571, ये निकल के मतलब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 0.1571 आता है, और इसको सोल्व करते हो तो 0.0187 आता है। जब आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो 17.58% निकल के आएगा। अब हमें ईवीए के लिए नो पैट चाहिए, तो नो पैट निकालेंगे हम रुपीज इन लैक्स के अंदर, यहां पर ध्यान देना रुपीज इन लैक्स के अंदर। अब भैया नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस आपको दे रखी है क्वेश्चन में, नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस आपको दे रखी है क्वेश्चन में 50 करोड़। देखो नेट इनकम आफ्टर टैक्स 50 करोड़ यानी कि ईबीआईटी दिया हुआ है 50 करोड़ का, इसको लाख्स में कन्वर्ट करेंगे हम, तो मैंने इसको 5000 लाख लिख दिया। सॉरी, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आपका, नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस, मैंने इसको ईबीआईटी बोल दिया गलती से, आई एम रियली सॉरी। ये आपका देखो 50 करोड़ का नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस है, आफ्टर टैक्सेस है। सो दैट मींस इसके अंदर सब कुछ हटा हुआ है, इंटरेस्ट भी हटा हुआ है, टैक्सेस भी हटे हुए हैं। ठीक है, तो ये 50 करोड़ का आपका यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आ गया। अब इसके अंदर आपको टैक्स एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें चाहिए क्या, नो पैट। नो पैट क्या होता है, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्सेस। नो पैट क्या होता है, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्सेस। तो सबसे पहले आपको ईबीआईटी निकालना है। ईबीआईटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको टैक्स को ऐड बैक करना पड़ेगा। अब भैया 30% का टैक्स इसमें से हटा हुआ है, तो मैं इसको ग्रॉस अप कर देता हूँ। 5000 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.30, 7142.86 निकल के आ गया। बात समझ में आती है। इसको ग्रॉस अप कर दिया हमने, यानी कि ये बिफोर टैक्स आ गया। सो दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अब इसके अंदर आपको इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड बैक करना पड़ेगा। 80 करोड़ रुपीस के आपके डेट है, 80 करोड़ का आपका डेट है, इसके ऊपर 11% का आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, सो 80 करोड़ इंटू 11% मैंने करा, तो ये मेरा 880 लाख, मतलब ये कुछ और निकल के आएगा। मैंने उसको बाद में लैक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया इन करोड़। ये क्योंकि 80 करोड़ इंटू 11% करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो इन करोड़ निकल के आएगी, तो उसको इन लैक्स कन्वर्ट करना मत भूलना। ये छोटी छोटी चीजों से गलतियां हो जाती हैं। ये जब मैंने इंटरेस्ट ऐड बैक कर दिया तो मेरा ईबीआईटी निकल के आ गया। अब ये ईबीआईटी मेरा निकल के आता है 8022.86। इसके अंदर ईबीआईटी में से अब टैक्सेस को हटा दूंगा, जिसके बाद मेरा नो पैट निकल के आ जाएगा। तो 30% का मैंने यहाँ पर टैक्सेस हटा दिए, तो 5016 का मेरा नो पैट निकल के आता है। बात समझ में आती है कि नहीं।
यस सर। अब ईवीए इन रुपीज इन लाख 7 निकालना है। नो पैट हमारे पास आ गया 5616। इन्वेस्टेड कैपिटल हमारे पास 3000 लाख रुपीज है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 330 करोड़, तो मैंने इसको लाख्स में कन्वर्ट कर दिया है, 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएंगी, सो दैट मींस 33,000 हो गया। ठीक है, इंटू 17.58% जो ऊपर हमने WACC निकाला था, ये रहा 17.58%, राइट। तो भैया अब ये आपका निकल के आता है -185.40 लाख। सो दैट मींस आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कितना है, माइनस का 185.40 लाख रुपीस। बात समझ में आती है, इजी पीजी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2015 सुनिधि वाज होल्डिंग पोर्टफोलियो ऑफ 10 सिक्योरिटीज। एक लड़की है जिसके पास 10 सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो है और उसकी वैल्यू कितनी है, 9,94,450 रुपीज। ठीक है, द वेटेड एवरेज बीटा ऑफ 9 सिक्योरिटीज, यानी कि आउट ऑफ 10 जो 9 सिक्योरिटीज है उसका वेटेड एवरेज बीटा आपको दे रखा है 1.10। ठीक है सर 10th सिक्योरिटी का बीटा वो आपको दिया नहीं हुआ। सिंस शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स, वो क्या सोच रही थी कि शेयर का प्राइसेस आगे जाकर गिर सकते हैं। तो आगे जाकर अगर शेयर के प्राइसेस गिर सकते हैं, तो अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में फ्यूचर्स की बात होने वाली है, मेरे को पता है। तो भैया अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, अगर आपको फ्यूचर्स की मदद से खुद को हेज करना हो, जब आपको रिस्क हो कि आगे जाकर शेयर का प्राइसेस रिड्यूस होगा, अगर आगे जाकर आपके शेयर, जो शेयर आप होल्ड करके बैठे हो, उसका प्राइस अगर नीचे गिरेगा, सो दैट मीन्स आप उसके ऊपर क्या करोगे, मतलब आप क्या बोलते हैं, फ्यूचर्स में क्या करोगे आप। फ्यूचर्स में अपोजिट पोजीशन लेते हो हमेशा। हेजिंग करने के लिए फ्यूचर्स में आपको अपोजिट पोजीशन लेनी पड़ती है। आप शेयर्स को आज होल्ड करके बैठे हुए हो, शेयर्स को आज आप होल्ड करके बैठे हो, यानी कि आप बाय पोजीशन के अंदर हो, तो तो आपका जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स को आप सेल कर दो। फ्यूचर्स को आपने सेल किया होगा, यस सर। ठीक है, शेयर्स इन द नियर फ्यूचर। अब टू हेज हर पोर्टफोलियो शी सोल्ड 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो अब क्वेश्चन में दे दिया कि शी सोल्ड 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स, लेकिन अगर मैं आपका एग्जामिनर होता तो मैं ये वर्ड अवॉइड कर देता कि भैया खुद पता करो, खुद से पता करो, मैंने तो हेजिंग करी है, बेचा है खरीदा है, वो आपको जानना है, वो आपको पता करना है। अगर ऐसा गेम आईसीआई खेलता है, क्योंकि अगर ऐसा गेम मैं खेल सकता हूं तो आईसीआई भी खेल सकता है ना। तो फॉर दैट रीजन कि भैया अगर क्वेश्चन में ये मिस कर दे तो आप समझ जाना कि आपने बेचा होगा। ठीक है, अब दोबारा से पढ़ते हैं इस लाइन को। सिंस शी वाज एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स इन नियर फ्यूचर, टू हेज हर पोर्टफोलियो शी सोल्ड 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स, मल्टीप्लायर ऑफ 25। सर ये मल्टीप्लायर ऑफ 25 का मतलब क्या है, ये बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज है कि भैया आपको 25 फ्यूचर्स लेने पड़ेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, एक्सपायरिंग इन मई 2015, मई के अंदर आपका ये जो है ये एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, विच वॉज ट्रेडिंग एट 8767 ऑन 1 अप्रैल को इसका मार्केट प्राइस जो चल रहा था फ्यूचर्स का वो 8767.07 चल रहा था। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द बीटा ऑफ 10th सिक्योरिटी, यानी कि जो बची हुई 10th सिक्योरिटी है उसका बीटा निकालो। तो मेरे दोस्त अगर आप सोचो, जरा दिमाग लगाओ कि भैया जब आपने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, आपने यहां पर 5 कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया कि भैया उसने 5 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, लेकिन आप सोचो जब आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वैसे फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अभी फॉर द पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता था, उसमें आप मल्टीप्लाई करते थे ना उस, मतलब अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यानी कि वो बेसिकली ये 8767 इंटू 25 आप करोगे कि एक निफ्टी फ्यूचर्स और एक इंटू 25 आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू हो गया, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड बीटा माइनस टारगेट बीटा। ये करते थे अगर आपको याद हो, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, करते थे ना, रिक्वायर्ड बीटा माइनस टारगेट बीटा। और जब आपको पूरा कंप्लीट हेज करना होता है उस केस में आपका टारगेट बीटा 0 होता है। यस सर, हमें कुछ कुछ तो याद आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने वहां पर, अब आप सोचो ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को निकालते टाइम सुनिधि ने, जब सुनिधि इस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को निकाल रही थी तो उसने पोर्टफोलियो के बीटा के साथ, मतलब जो आपका बीटा है, जो आपका पोर्टफोलियो बीटा है उसके साथ मल्टीप्लाई करा होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं होता क्या है कि भैया देखो फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोल लो, मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस टारगेट बीटा, तो टारगेट बीटा बोला जाता है। और जब आपको कंप्लीट हेजिंग करनी होती है तो आपका टारगेट बीटा 0 होता है। हो सकता है मैंने फॉर्मूला बोलते टाइम ना यहाँ पर रिक्वायर्ड बीटा माइनस टारगेट बीटा बोल दिया हो, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ है, कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, गलती से हो जाता है। बट आपका ये फॉर्मूला आता है पोर्टफोलियो का जो बीटा है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है और माइनस टारगेट बीटा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हेजिंग की जा रही है इस केस में क्योंकि सुनिधि ने कंप्लीट हेजिंग करी थी तो आपका जो टारगेट बीटा है वो 0 हो जाएगा, तो 0 को मैं हटा भी सकता हूँ। तो भैया बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, अब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो से सुनिधि ने मल्टीप्लाई करा होगा
तभी तो निकला होगा। तो इस फॉर्मूले की मदद से क्या हम पोर्टफोलियो बीटा निकाल सकते हैं? तो भैया जब आपकी 10 सिक्योरिटीज का यानी कि पूरी की पूरी 10 सिक्योरिटी यानी कि पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का बीटा अगर हमने निकाल लिया तो हम 10th सिक्योरिटी का बीटा भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखो, शी सोल्ड 5 कॉन्ट्रैक्ट्स टू हेज हर पोर्टफोलियो। ठीक है, अब भैया पोर्टफोलियो की वैल्यू ये रही, डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, आपका जो निफ्टी फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उससे हमें डिवाइड करना है। तो 8767.07 आपका एक का है, देखो ये आपको दिया हुआ है ट्रेडिंग एट दिस, एंड मल्टीप्लायर ऑफ 5, तो आपने मल्टीप्लायर ऑफ 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया। मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो माइनस टारगेट बीटा नहीं करा क्योंकि वो जीरो है इस केस में, वाई, क्योंकि हम कंप्लीट हेजिंग कर रहे हैं, एंड दिस मस्ट बी इज इक्वल टू 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। बात समझ में आती है? अब भैया यहां पर मैंने इसको सॉल्व करा बीटा को, तो मेरा बीटा निकल के आता है 1.102 अप्रोक्सीमेटली। अब 1.102 अप्रोक्सीमेटली निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपने इसको जब 1.102 अप्रोक्सीमेटली निकाला, अब आप यहां पर ऐसे कर सकते हो कि बीटा ऑफ 9 सिक्योरिटीज जो है उसको आपने उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करा, प्लस बीटा ऑफ जो 1 सिक्योरिटी यानी कि जो 10th सिक्योरिटी है उससे आपने मल्टीप्लाई करा इनटू वेट ऑफ, मतलब वेट ऑफ दैट 1 सिक्योरिटी इज इक्वल टू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। सो दैट मींस यहां पर 1.109 सिक्योरिटीज का है, एंड 0.90 उसका वेट हमने माना है कि भैया बराबर इन्वेस्टमेंट करी गई है, हर शेयर हर सिक्योरिटी के अंदर बराबर इन्वेस्टमेंट है, तो इसीलिए हमने उस हिसाब से 0.90 उसका वेट निकाल दिया। अब भैया जो आपका 10th सिक्योरिटी है उसका वेट कितना हो जाएगा, 0.10 इज इक्वल टू 1.102 बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। बात समझ में आती है? अब भैया बीटा वन सिक्योरिटी कितना निकल के आएगा, 1.12 जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आती है? अब भैया यहां पर ये पूछ रहा है रिकंसाइल द रीजंस इन स्पाइट ऑफ 2% फॉल इन द मार्केट, कि भैया बाजार जो आपकी मार्केट है, निफ्टी मार्केट है, जो सॉरी जो फ्यूचर्स है, बेसिकली शेयर मार्केट आप ये बोल लो, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार निफ्टी 100 पॉइंट से गिर गई या फिर इतने 1000 पॉइंट से गिर गई, सो बेसिकली मार्केट गिर गई है, मार्केट गिरी है 2% से, एज पर सुनिधि's apprehension if she would have earned some profit on her cash position, कि भैया रिकंसाइल द रीजन, कि भैया बाजार मतलब मार्केट गिर रही है, एज पर सुनिधि's appreciation स्टिल उसने जो है वो प्रॉफिट कमाया अपनी कैश पोजीशन पे, यानी कि जो उसने शेयर खरीद के रखे हुए हैं, उसने जिस भी 9 सिक्योरिटीज के उसने शेयर खरीद 10 सिक्योरिटीज के उसने जो शेयर खरीद के रखे थे, 10 सिक्योरिटीज के जो शेयर खरीदे थे, उसको लग रहा था कि भैया ये गिर ना जाए, और हुआ भी यही, बाजार मतलब जो मार्केट है वो तो गिर गई, लेकिन उसको अपने शेयर्स पे फिर भी प्रॉफिट हो गया। यानी कि हो क्या रहा है कि बाजार यानी कि जो मार्केट है वो तो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप कई बार देखोगे भी, अगर आपने बहुत वेल डिजाइंड अच्छा पोर्टफोलियो आपका डिजाइंड होगा, तो आप उसमें देखोगे कि भैया मार्केट तो गिर रही है लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो थोड़ा बहुत, ठीक है। सो दैट इज अ इंडिकेटर ऑफ वेल डिजाइन पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर आप रीजन बताओ किन कारणों की वजह से भैया उसको प्रॉफिट हुआ, हालांकि जब मार्केट गिर रही है। तो एक रीजन ये हो सकता है, देयर माइट बी इंक्रीज इन हर शेयर प्राइस, वैल्यू ऑफ कैश पोजीशन कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस डिक्रीज, यानी कि वो सोच रही थी कि भाई प्राइस गिरेगा, लेकिन कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस डिक्रीज उसके शेयर का प्राइस बढ़ गया, मार्केट चाहे गिर रही हो उसके शेयर का प्राइस बढ़ गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो ये रीजन है, बेसिकली थियोरेटिकल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इस पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को जरा ध्यान से सुनना, यहां पर छोटी सी ना आईसीआई की कैलकुलेशन एरर है, और इस क्वेश्चन पे मई 2022 के अंदर बवाल हुआ था। मई 2022 के अंदर इस क्वेश्चन के ऊपर बवाल हुआ था। बवाल ये हुआ था कि आईसीआई ने अचानक से ना अपने आंसर को करेक्ट कर दिया था। आईसीआई स्टार्टिंग से गलत पढ़ाता आया था, मतलब उस केस में ना जो कैलकुलेशन थी डेज की, आईसीआई स्टार्टिंग से गलत करता आया था। ये आईआरआरएम का आपका क्वेश्चन है, लेकिन अचानक से आईसीआई को याद आ गया था कि मई 2022 में अरे ये तो हम गलत कर रहे हैं, हमें करेक्ट करना चाहिए। तो भैया लॉजिकल सी बात तो ये है कि आईसीआई को ना पहले बच्चों को एक वार्निंग देनी चाहिए, आरटीपी एमटीपी या कहीं पे तो निकाल देना चाहिए कि यार इसका हम आंसर इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ताकि बच्चा देखकर समझ जाता कि भैया अब ये रिवाइज हो चुका है, टीचर्स भी समझ जाते। लेकिन आईसीआई ने वैसा कुछ नहीं करा, सीधा आंसर की में आईसीआई ने करेक्ट कर दिया और सबके नंबर काट दिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे बड़ा बवाल हुआ था, और द पॉइंट इज जब वो आंसर आया था ना, उस टाइम पे भी जो आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर निकाला था, एक लाइन आइटम में कैलकुलेशन एरर था। वो कैलकुलेशन एरर आज भी एज इट इज मई 2022 के बाद कौन सा अटेम्प्ट आ चुका है, ये अब आपका जनवरी 2026 आने वाला है, उसकी आरटीपी है, इसमें भी सेम कैलकुलेशन एरर आज भी एग्जिस्ट करता है। तो एक बार आप देख लो, मैं आपको समझा देता हूं क्यों और कैसे और क्या कैलकुलेशन एरर है, आईसीआई ने क्या एरर करा है वो भी बता दूंगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, एमपीडी लिमिटेड इश्यूज 50 मिलियन फ्लोटिंग रेट लोन ऑन जनवरी 1 2018, ठीक है, विद रीसेटिंग ऑफ कूपन एवरी 6 मंथ्स इक्वल टू लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट्स। अब ये बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ये बेसिस पॉइंट्स आपका परसेंट, मतलब इसको अगर आपको परसेंट पे कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना होता है और कुछ नहीं। बात समझ में आती है? अब भैया एमपीडी ने करा क्या, एमपीडी इज इंटरेस्टेड इन इंटरेस्ट रेट कॉलर स्ट्रेटेजी। सर इंटरेस्ट रेट कॉलर स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आप कॉल बाय कर लेते हो, सॉरी कॉल बोल रहा हूं आप, इसमें क्या होता है कि आप
कैप बाय कर लेते हो, जो कैप होती है, और जो फ्लोर होता है उसको आप बेच देते हो। ठीक है, ये होता है कि यानी कि आपने फ्लोर को तो सेल करा है, तो जब आप फ्लोर को सेल करोगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा। यानी कि ये ऑप्शंस के ऊपर प्रीमियम लेन देन होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो IRRM की हमने रिवीजन वीडियो डाल रखी है यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर वो देख सकते हो, डिटेल में समझाया हुआ वहाँ पर। ठीक है, सो होता क्या है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि ना, आप जब फ्लोर को बेचते हो तो आपको प्रीमियम मिलेगा, और जब आप कैप खरीदोगे तो आपको प्रीमियम पे करना है। तो भैया एक जगह पे आप प्रीमियम पे कर रहे हो, एक जगह से आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हो, तो इन नटशेल आपका जो प्रीमियम कॉस्ट होता है ना वो निल हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर दे भी रखा है प्रीमियम निल सिंस प्रीमियम पेड फॉर कैप इज इक्वल टू प्रीमियम रिसीव फॉर फ्लोर। ये स्ट्रैटेजी होती है प्रीमियम बचाने के लिए, इंटरेस्ट रेट कॉलर स्ट्रैटेजी को प्रीमियम बचाने के लिए ही यूज किया जाता है जनरली। एमपीडी बाइज द 3 years कैप एंड सेल 3 years फ्लोर एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। यानी कि उसने 3 साल मेच्योरिटी वाले जो कैप खरीदे हैं और 3 साल मेच्योरिटी वाले जो फ्लोर है वो बेच दिए। अब प्रिंसिपल अमाउंट को आपको दे रखा है 50 मिलियन रुपीज। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस आपको दे रखा है 5% फॉर द फ्लोर एंड 8% फॉर द कैप, और रेफरेंस रेट जो है लाइबोर वो 6 months लाइबोर आपको दिया हुआ है। अब भैया प्रीमियम का आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसके अलावा आपको रीसेट डेट दे रखे हैं, लाइबोर के रीसेट डेट्स दे रखी हैं। अब भैया आपको यहां पर निकालना क्या है, इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट ईच 6 रीसेट डेट्स राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी, आपको राउंड ऑफ करना है, ये चीज ध्यान रखना। एंड एवरेज ओवरऑल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर एनम, यानी कि आपको हर लाइन आइटम का, यानी कि हर रीसेट डेट का इंटरेस्ट कॉस्ट भी निकालना है और इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट भी निकालना है, लास्ट में कितना आया। अब भैया इसका सोल्यूशन मेरे साथ देखोगे, और यहाँ पर देखो 365 डेज आपको बोला गया है, और अगर कोई लीप ईयर आता है तो उसमें आपको 366 डेज लेकर चलना है। बात समझ में आती है? यस सर, लीप ईयर्स के लिए 366 डेज, और फरवरी के अंदर आपका एक दिन एक्स्ट्रा होगा लीप ईयर में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब भैया देखो रीसेट डेट हमने लिख दी, इसके अलावा हमने लाइबोर लिख दिया, और नंबर ऑफ डेज, जो झोल हुआ था ना ICI का, मतलब जो दिक्कत हुई थी ना, जो बवाल हुआ था, झोल तो नहीं बोलूंगा, सॉरी फॉर द वर्ड, जो बवाल हुआ था ना उस टाइम पे मई 2022 में, वो आपका नंबर ऑफ डेज की वजह से हुआ था, कि नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन का पैटर्न ICI ने बदल दिया था, वो आप चीज समझ लेना। कैप रिसीट्स और फ्लोर पेमेंट, सर कैप में रिसीट्स और फ्लोर में पेमेंट्स क्यों? क्योंकि हमने कैप खरीदा था। कैप अगर हमने खरीदा है तो भैया, अगर कैप से रेट ऊपर जाता है तो हम जिससे हमने कैप खरीदा उससे पैसा लेंगे, हम उससे हमें पे ऑफ मिलेगा। लेकिन फ्लोर हमने बेचा है, और अगर फ्लोर से नीचे चला जाता है इंटरेस्ट रेट, लाइबोर रेट अगर फ्लोर से नीचे चला जाता है, तो सामने वाली पार्टी फ्लोर को एक्सरसाइज करेगी और हमें उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। इसी वजह से फ्लोर की पेमेंट्स है। और ये लाइबोर प्लस 0.50%, ये क्या है, ये आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है। ये तो आपका, चलो ये सब तो कैप और फ्लोर के बारे में बात हो गई, लेकिन असल में जो आपने लोन ले रखा है लाइबोर प्लस 0.5%, उसके ऊपर भी तो ब्याज जाएगा, वो आपके इंटरेस्ट कॉस्ट है। और ये नेट इंटरेस्ट आपका कैसे निकल के आएगा? नेट इंटरेस्ट के अंदर आपको लाइबोर वाला जो इंटरेस्ट है वो, उसके अंदर आपको फ्लोर की पेमेंट्स को ऐड करना है, क्योंकि आपकी जेब से जा रहा है ये, और कैप की अगर कोई रिसीट्स है तो ये आपको माइनस करनी है, क्योंकि ये आपकी रिसीट है। बात समझ में आ रही है? सो दिस प्लस दिस माइनस दिस, इसकी मदद से आपका नेट इंटरेस्ट निकल के आएगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक बार लिख लेते हैं AB, और ये आपका हो गया C। अब ये कैसे निकलेगा? C प्लस B माइनस A। बात समझ में आती है? C प्लस B माइनस A। यस सर। अब भैया देखो, सबसे पहले आपका आता है 31 दिसंबर 2018 की रीसेट डेट आती है। 31 दिसंबर 2018 को आपका इंटरेस्ट रेट क्या है? 31 दिसंबर 2018 को आपका इंटरेस्ट रेट है 7% लाइबोर का। लाइबोर है ये, लाइबोर प्लस बेसिस पॉइंट्स नहीं है, दिस इज लाइबोर ओनली। तो मैंने यहाँ पर 7% लिख दिया। अब भैया नंबर ऑफ डेज के अंदर बवाल क्या हुआ था, ICI पहले क्या करता था, ICI पहले ना बैकवर्ड कैलकुलेशन करता था डेज की, कि भैया हम 31 दिसंबर 2018 पे खड़े हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 2018 पे खड़े हैं, तो नंबर ऑफ डेज पीछे के कंप्यूट करता था ICI। पीछे के मतलब क्या, कि भैया ICI बोलता था कि यार हमने लोन कब लिया, हमने जुलाई 1 को लोन लिया, और आप रीसेट की डेट पे खड़े 31 दिसंबर 2018 पे, तो दैट मीन्स 31 दिसंबर 2018 से लेकर जुलाई 1 2018 तक, यानी कि पीछे जाकर देखो कितने डेज हो गए और लिख दो। पहले ICI ऐसे पढ़ाता था, लेकिन वो गलत था। वो गलत था तो बच्चे गलत पढ़ के जाते थे और वैसे ही लिख कर आते थे एग्जाम में। बट करेक्ट क्या होता है, करेक्ट लॉजिक ये है कि भैया जिस दिन आपका लाइबोर रीसेट हो गया ना, क्योंकि लाइबोर के अंदर देखो यार, आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ लोन के अंदर रिस्क क्या होता है? फ्लोटिंग रेट ऑफ लोन के अंदर रिस्क ये होता है कि जिस दिन हमने लाइबोर को रीसेट करा, जिस दिन हमारा लाइबोर रीसेट हुआ, हो सकता है उस दिन रेट ज्यादा हो जाए। अब उस दिन रेट ज्यादा हो गया तो हमें आने वाले 6 मंथ्स, यानी आने वाले जितना भी टाइम पीरियड आने वाले नेक्स्ट रीसेट डेट तक, उतने टाइम के लिए हमें ब्याज देना पड़ेगा। सो दैट मीन्स कि भैया लाइबोर के हिसाब से क्या होता है, नेक्स्ट रीसेट डेट तक का ब्याज होता है पहली, यानी कि जो पहली रीसेट डेट आई ना, उस डेट को जो परसेंट आया ना, उतने परसेंट पे आपको लोन के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। 7% के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा आने वाले पीरियड के लिए, यानी कि आने वाले 6 मंथ्स जो आपकी नेक्स्ट रीसेट डेट है। तो दैट मींस दिस इज करेक्ट और अप्रोच, और अब ICI ने इसको करेक्ट करवाना शुरू कर दिया है। दैट मींस 31 दिसंबर से लेकर 30 जून तक का जो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंशियल है, आप ये निकालोगे और इन दोनों की आप कैलकुलेशन करोगे, आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से करनी है, तो ये निकल के आती है आपकी 181 डेज। ये क्या निकल के आती है? 181 डेज। और भैया आपका लाइबोर का रेट 7% है, 7% के ऊपर ना तो आपकी कैप
ऑप्शन कैप एक्सरसाइज होगी, ना ही आपका फ्लोर एक्सरसाइज होगा। क्यों? क्योंकि देखो यार यहाँ पर 7% है रेट और आपका फ्लोर है 5%। 5% से क्या रेट नीचे गया? नहीं, नीचे नहीं गया तो फ्लोर एक्सरसाइज नहीं होगा। 8% का कैप है, क्या 8% से ऊपर गया? नहीं, तो फ्लोर तो कैप भी एक्सरसाइज नहीं होगा। और मैंने आपको आईआरआरएम की रिवीजन के अंदर ये चीज बताई हुई थी कि मेरे दोस्त 5% से 8% यानी कि कैप का स्ट्राइक रेट और फ्लोर का स्ट्राइक रेट, इन दोनों के बीच में अगर लाइबोर है ना, इसको नो पे ऑफ जोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नो पे ऑफ जोन। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं होगा। देखो मैंने यहां पर एन लिखा भी हुआ है, देखो दिस इज एन, दिस इज एन, क्योंकि ये 5 से लेकर 8% के बीच में फॉल करता है, दैट मींस इट इज इन नो पे ऑफ जोन। सो एन मींस नो पे ऑफ जोन, दैट इज बिटवीन 5 to 8%। तो भैया आपको आंख बंद करके पहले ये चेक करना है कि ये 5 से 8 के बीच में है। यस, ये 5 से 8 के बीच में है, तो एन लिख दिया, यानी कि नो पे ऑफ जोन। ये भी 5 से 8 के बीच में है, यस, 8 से ऊपर तो नहीं गया ना, तो ये भी नो पे ऑफ जोन, ये भी नो पे ऑफ जोन। अब भैया ये 5 से नीचे चला गया, ये 5 से नीचे चला गया, सो दैट मींस कैप तो आपका लैप्स हो जाएगा, लेकिन फ्लोर एक्सरसाइज होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये 4.25 हो गया, यहां पर आपका कैप लैप्स होगा, लेकिन ये एक्सरसाइज हो जाएगा। अब भैया यहां पर देखो 5.25% आ गया, अगेन ये नो पे ऑफ जोन के अंदर फॉल करता है। बात समझ में आती है? यस सर, बात समझ में आती है। अब एक एक करके देख लेते हैं सारी लाइन आइटम्स को कि भैया सबसे पहले 7% आया, 181 डेज है, ये नो पे ऑफ जोन के अंदर है। अब हमें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन के लिए मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए 50 मिलियन रुपीज का आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। सो आप यहां पर एक बार लिख लेते हैं हम, रुपीज 50 मिलियन। अब आप अगर आप कैलकुलेशन करोगे 50 मिलियन इंटू 7.5%, भैया 7.5% लेना है, क्योंकि यहां पर लाइबोर प्लस 0.50 है और ये सिर्फ और सिर्फ लाइबोर है। ठीक है, तो 50 मिलियन इंटू 7.5% इंटू 181 डिवाइड बाय 365, डिवाइड बाय 365, तो आपका ये निकल के आएगा। एक कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाता हूं फटाफट से। अगर आप देखो कैलकुलेटर के ऊपर, ये हमारा 50 मिलियन था, तो 50 इंटू 1 मिलियन कर देते हैं। 50 मिलियन इंटू 7.5%, मैंने आपको बताया था 7.5% इंटू 181 डेज डिवाइड बाय 365 डेज इज इक्वल टू 1859589। तो ये देखो हमने वही लिखा 1859589। ठीक है, अब आपका नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आएगा? 1859589, उतना ही निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अब आप 8% के हिसाब से 184 डेज का यूज करके निकाल लोगे, फिर आप 6%, 8% का नहीं सॉरी 8.5% हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 6.5% का आप निकाल लोगे 182 डेज। अब यहाँ पर लीप ईयर है मेरे दोस्त, यहाँ की कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना, मैं आपको एक बार इसकी कैलकुलेशन करवा के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो 50 मिलियन, ठीक है, इंटू कितना रेट था? 6% था क्या? 6% था, तो 6.5% हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इंटू 6.5% करा, इंटू 182 डेज डिवाइड बाय 366 करना, भैया भूलना मत। फरवरी में 29 डेज हैं, इसीलिए 182 निकल के आया। अब भैया यहाँ पर आता है 1616120, तो हमने वही लिखा 1616120। बात समझ में आती है? अब भैया नेक्स्ट आपका आता है 4.75% के हिसाब से। अब जब आप निकालोगे, यहाँ पर फ्लोर एक्सरसाइज होने वाला है, यहाँ पर फ्लोर एक्सरसाइज होने वाला है। तो भैया फ्लोर एक्सरसाइज करने के लिए, अब देखो फ्लोर एक्सरसाइज करने के लिए आपको डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर बता रखी है, देखो 50 मिलियन इंटू 5% का आपका फ्लोर का क्या है, फ्लोर रेट है, स्ट्राइक प्राइस, माइनस 4.75% आपका लाइबोर हो गया। अब मेरी बात ध्यान देना, जब आप फ्लोर और कैप का रीसेट, फ्लोर और कैप का जब आप पे ऑफ निकालते हो ना, तब आपको फिक्स्ड कंपोनेंट नहीं लेना होता, सिर्फ और सिर्फ लाइबोर लेना है यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट यानी कि 0.50% जो आपका है ना, वो कंप्यूटेशन में नहीं होगा कंसिडर। ये चीज रिवीजन वीडियो में भी बताई थी, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। ठीक है, सो 5% माइनस 4.75% इंटू 184 डिवाइड बाई 365। अब भैया देखो यहाँ पर 184 डेज है, 184 डिवाइड बाय 365 अगर आप करते हो तो 63014 आता है। क्या आता है? 63014। लेकिन आईसीआई ने यहाँ पर कैलकुलेशन एरर कर रखा है, यहाँ पर आईसीआई ने कैलकुलेशन एरर किया हुआ है। और सिमिलरली यहाँ पर 50 मिलियन जब आप उसका वो निकालोगे ना, अब भैया जब आप इंटरेस्ट निकालोगे ये वाला लाइबोर प्लस 0.5, तो लाइबोर आपका 4.75 है, तो मैंने यहाँ पर देखो 50 मिलियन इंटू 4.75 प्लस 0.50 इंटू 184 डिवाइड बाई 365 करा, सो 1323288 निकल के आता है। और ये हमने यहाँ पर लिख दिया करेक्ट। लेकिन आईसीआई ने यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है अपने आंसर में, अगर आप जाकर देखोगे तो वो भी एक कैलकुलेशन एरर ही है। और आईसीआई ने कैलकुलेशन एरर क्या करा है? आईसीआई ने कैलकुलेशन एरर ये करा है, इन दोनों में ना 184 की जगह पे आईसीआई ने 183.5 डेज को कंसिडर कर लिया गलती से। जब आईसीआई जब कैलकुलेशन कर रहा था ना, तो 184 डेज की जगह पे 183.5 डेज लगा दिए।
अब भैया सर आपको कैसे पता 183.5 डेज की गलती है? तो मेरे दोस्त अगर आप यहाँ पर 183.5 लिखते हो तो आईसीआई से आंसर मैच कर जाता है, और सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप 183.5 लिखते हो तो भी आईसीआई से आंसर मैच कर जाता है। सो दैट मींस आईसीआई ने 183.5 दोनों की यूज में, मतलब इन दोनों की कैलकुलेशन में, यहाँ पर सेम लाइन आइटम के अंदर दोनों की कैलकुलेशन में 183.5 डेज को लिया, तभी आईसीआई के आंसर वो आ रहे हैं। अब सर आपको क्या पता, सर क्या पता 183.5 डेज ही आने हो? तो मेरे दोस्त आईसीआई ने यहाँ पर लिखते टाइम 184 डेज लिख दिया। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको आईसीआई के आंसर पे भी। ये पेज नंबर 7 पे हम, ठीक है, पेज नंबर 7, और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो मेरे दोस्त, आईसीआई ने ना यहाँ पर लिखा तो 184 डेज, लिखा तो 184 डेज ही है, लेकिन जब ये लाइबोर की कैलकुलेशन कर रहा है, ये 62842 जब निकाला कैलकुलेशन के टाइम पे, उसने 183.5 डेज ले लिया गलती से। अब 183.5 डेज निकाल कर लगाकर देखना, आईसीआई से वैल्यूज मैच कर जाएंगी। बात समझ में आती है कि नहीं? बात समझ में आती है कि नहीं? बाकी सारी चीजें अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो। अब आगे वाली लाइन आइटम का दिखाता हूँ आपको। आगे वाली लाइन आइटम पे देखो, 31 मार्च 2020 वाली लाइन आइटम देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाएं दोबारा से, पेज नंबर 7। अब भैया नेक्स्ट आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो 4.25% हो गया, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है 4.25%, ठीक है। अब ये 4.25% के अंदर आपका देखो फिर से कॉल लैप्स हो जाएगा, और इसका आप वैल्यू निकालोगे। अब इसका जब आप निकालोगे ना फ्लोर का यहाँ पर, तो ये सही निकल के आता है आईसीआई का। कैसे, मैं दिखाता हूँ। देखो 5 माइनस 4.25 करते हो तो 0.75 आता है, तो मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ। देखो 50 मिलियन था, 50 मिलियन इंटू कितना करना है, 5% माइनस, देखो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 5% माइनस 4.25 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 4.25 दिया हुआ है, तो 5 माइनस 4.25 कितना होता है, 0.75। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 0.75% यहाँ पर करना है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ डेज कितने हैं, देखो नंबर ऑफ डेज है हमारे सर 181 डेज, वही अगर हमने 181 डिवाइड बाय 365, तो ये निकल के आता है 185,958.9, ठीक है। तो ये देखो 185,959, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी आईसीआई ने क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 185,959 हमने कर दिया, 185,959। अब भैया इसकी आप कैलकुलेशन करोगे, देखो अब यहाँ पर तो आईसीआई का नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सेम सेम फॉर्मूला हमने लगाया, अब यहाँ पर तो आईसीआई से आंसर हमारा मैच कर गया, आईसीआई ने भी यही निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पर भी आईसीआई ने सेम यही निकाला है 171177740। तो आईसीआई की बस यहाँ पर एक कैलकुलेशन एरर है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब इसका फिर हमने यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसके हिसाब से अगर मैं आपको निकाल कर दिखाऊं कि ये नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आपको कैसे निकालनी है, सो दिस, इसको निकालने के लिए आपको मैंने क्या बोला, सी प्लस बी माइनस ए, तो सी और बी को आप ऐड कर दोगे, सॉरी, तो सी और बी को आप ऐड कर दोगे, तो ये आपका सी है 1323288, और ये बी है, आप इसको ऐड कर दोगे तो ये निकल के आएगा, पर ये तो लैप्स हो गए तो जीरो है, नील है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये निकालने के लिए आपको 1363699 निकालने के लिए इन दोनों का हमने सम करा है, ये आपको माइनस करना है, ये लैप्स हुआ हुआ है। बात समझ में आती है? अब भैया लास्ट बचता है 5.25%, अगेन ये भी नो पे ऑफ जोन है, इसके अंदर भी भैया आपका 184 डेज के हिसाब से सीधा ये 1449315 ये निकल के आएगा, ये हमने निकाल दिया। अब भैया ये पूरा इंटरेस्ट हमने जो निकाला, इसका जब हमने ऐड करा तो ये हमारा ये निकल के आता है 9817491। अब इसका आप नेट इंटरेस्ट कोस्ट यहाँ पर निकाल लो, ये करेक्ट है। करेक्ट क्यों? करेक्ट इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर करेक्ट कैलकुलेशन करी है, आईसीआई ने कैलकुलेटिव एरर किया हुआ है। ये जब हम निकालते हैं तो 9817491 डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 365 डिवाइड बाय 1096, ये पूरे डेज, ये आप नंबर ऑफ डेज कितने बनते हैं 1096 कंप्यूट कर लेना इंटू 100, ये आपका 6.54% निकल के आता है। एंड आइरोनिकली बात ये है कि आईसीआई का ऊपर छोटा मोटा डिफरेंस हमारे साथ आया, यहाँ पर छोटा मोटा डिफरेंस आईसीआई के साथ आया, लेकिन लास्ट में ये आइरोनिकली ये 6.54% सेम आ जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि माइन्यूट सा डिफरेंस है, 183.5 और 184 डेज का ही तो आधे दिन का ही तो फर्क है, तो इसीलिए इन नटशेल राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली फिगर आपका बाद में लास्ट में सेम आ जाता है। बात सीधी, बात समझ में आती है? अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर से है। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, मिस्टर एनके हैज कैटेगराइज्ड ऑल द अवेलेबल स्टॉक इन द मार्केट इनटू द फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि जितने भी आपको स्टॉक्स दे रखे हैं मार्केट में, उनको कुछ कैटेगराइज कर दिया उसने। स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक्स, स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक्स, ठीक है, लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक्स एंड लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक्स। अब मिस्टर एनके also estimated the weights of the above categories of stocks in the market index, आपको उसने उसके weights भी दे दिए। further the sensitivity of the returns of these categories of stocks to the three important factors are estimated to be। अब यहाँ पर आपको
बीटा, जैसे हम सीएपीएम के अंदर हमारे पास क्या होता है, बीटा होता है। सीएपीएम में हमारे पास बीटा होता है, वैसे ही यहाँ पर ना अब आपसे क्वेश्चन किस चीज का पूछा जा रहा है, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी के अंदर क्या होता है, बीटा नहीं, सिर्फ रिस्क फैक्टर एक नहीं होता, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो भैया यहाँ पर आपको ना बेसिकली जैसे आप सीएपीएम में क्या करते हो, सीएपीएम में आपका रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। सर मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है, आरएम माइनस आरएफ आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है। तो सिमिलरली ना यहाँ पर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में क्या होता है, आपको रिस्क फ्री प्लस रिस्क फैक्टर, यानी कि जो बीटा है रिस्क फैक्टर इनटू रिस्क प्रीमियम, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं वो रिस्क फैक्टर्स इनटू रिस्क प्रीमियम आप करके ऐड करते जाओ, वो आपका आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी के साथ हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाता है। अब भैया यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, रिक्वायर्ड यूजिंग आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स, और आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 4.50%। अब भैया सबसे पहले हम निकालना शुरू करते हैं, यहाँ पर हर इंडिविजुअल कैटेगरी का अलग अलग से हम निकाल लेंगे कि भैया रिस्क फ्री आपको स्मॉल कैप ग्रोथ का 4.5% दे रखा है, प्लस 0.80 का आपका क्या है, रिस्क फैक्टर नंबर 1, ये आपका रिस्क फैक्टर दे रखा है 0.80 इंटू रिस्क प्रीमियम 6.85%। तो मैंने वही करा, 6.85% के रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस रिस्क फैक्टर नंबर 2 वो कितना है 1.39 इंटू उसका रिस्क प्रीमियम माइनस का 3.5% है, वही हमने करा। देखो अब लास्ट में आता है 1.35 इंटू 0.65, ये देखो 1.35 इंटू 0.65। तो इसका जब आपने सॉल्यूशन करा तो ये आपका निकल के आता है स्मॉल कैप ग्रोथ का 5.9925। इसी तरीके से आपको हर कैटेगरी का निकालना है, तो स्मॉल कैप वैल्यू का आपने निकाल लिया तो 8.8525 निकल के आता है, लार्ज कैप ग्रोथ का निकाल लिया आपने 8.4778 आता है, लार्ज कैप वैल्यू का भी निकाल लो 7.535। नाउ अब भैया हमने हर कैटेगरी का अलग से निकाल लिया, हर कैटेगरी का अलग से निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स निकालना है। तो जो जो हमने ऊपर निकाले, जो जो रेट्स ऊपर निकाले हमने हर कैटेगरी के रेट को उसके रिस्पेक्टेड वेट के साथ, रेट को वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सर वेट कहां दिया हुआ है, ये हमें वेट दे रखे, ये देखो ये हमें वेट दे रखे, तो हमने वही करा यहां पर देखो ये देखो 5.9925 इंटू 0.25, 8.8525 इंटू 0.10, 8.4778 इंटू 0.50, ये कर आके हमारा लास्ट में 7.7525 निकल के आता है। दिस इज योर आंसर। अब भैया पॉइंट नंबर 2 में आपसे क्या पूछ रहा है, पॉइंट नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है यूजिंग सीएपीएम डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स। अब आपसे सिर्फ और सिर्फ सीएपीएम से पूछा जा रहा है, तो सीएपीएम में मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ बीटा यूज किया जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो दैट मींस आपकी ये जो रिस्क फैक्टर्स ये वाले दे रखे हैं ना, बुक प्राइस और इन्फ्लेशन, इसको हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर नंबर 1 जो कि आपका बीटा है सिर्फ उसको कंसिडरेशन में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूजिंग सीएपीएम हमने निकाला स्मॉल कैप ग्रोथ का 4.50 इंटू 0.80 इंटू 6.85। अब ये 0.80 क्या है, ये हमारा बीटा है, ठीक है, और इंटू 6.85 आपका रिस्क प्रीमियम है, ये देखो 0.80 इंटू 6.85 ये आपका स्मॉल कैप ग्रोथ का निकल के आ गया। इसी कदर आप बाकियों का निकाल लोगे, ठीक है। तो ये सबका हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब इसको रिस्पेक्टिव वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स यूजिंग सीएपीएम निकल के आता है, ये हमारा निकल के आया 11.35%। बात समझ में आती है। अब भैया लास्ट पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, Mr. NK wants to construct a portfolio constituting only small cap value and large cap growth stocks। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप वैल्यू, ये वाले जो स्मॉल कैप वैल्यू ये वाले हैं, और लार्ज कैप ग्रोथ ही दिया हुआ है ना, हाँ, इन दोनों को कंसीडर करना चाहता है अपने पोर्टफोलियो में। इफ द टारगेट बीटा फॉर द डिजायर्ड पोर्टफोलियो इज 1, यानी कि उसका जो टारगेट बीटा है ना पोर्टफोलियो का वो 1 है। सजेस्ट द कंपोजिशन ऑफ इस पोर्टफोलियो। भैया वेटेड एवरेज कर देंगे, वेटेड एवरेज सर कैसे करेंगे वो देखते हैं फटाफट से। देखो अब भैया यहाँ पर सबसे पहले आपको वेट मानना पड़ेगा कि भैया आपका डिजायर्ड वेट फॉर स्मॉल कैप ग्रोथ हुआ है जो है वो एक्स है। अगर आपका स्मॉल कैप वैल्यू का अगर डिजायर्ड वेट एक्स है तो भैया आपका फॉर लार्ज कैप ग्रोथ कितना होगा, 1 माइनस एक्स, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि वेट्स का टोटल तो 1 आएगा ना, सो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब भैया ये आपका वेट हो गया एक्स इंटू बीटा, बीटा कितना है 0.90, ये आपको दिया हुआ है ऊपर, देखो 0.90, और इसका आपको दिया हुआ है 1.165 दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखो x इंटू 0.90 और यहाँ इसके वेट को 1.165 वाले बीटा को उसके वेट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस शेल बी इज इक्वल टू 1। अब भैया हमने इक्वेशन सॉल्व करी तो x निकल के आता है 0.623 विच इज 62.30%। एंड अगर हमारा लार्ज कैप स्मॉल कैप वैल्यू का 62.30 निकल के आ रहा है x, तो भैया हमारा लार्ज कैप ग्रोथ का कितना है 37.70, दैट इज 1 माइनस 0.623। बात समझ में आती है। अब भैया क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं फटाफट से। भैया क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से सुनना, फॉरेक्स का क्वेश्चन है और वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसके ऊपर एक एमसीक्यू भी आईसीआई ने बनाया हुआ है इसी टॉपिक के ऊपर, तो ध्यान से सुनना। ऑन 1 अक्टूबर 2024 मिस्टर जी एन एक्सपोर्टर, ये क्या है? ये एक्सपोर्टर है। सर ये एक्सपोर्टर इंपोर्टर है क्या है, हमें ये जानना जरूरी होता है? यस, ये समझना बहुत जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये वो एक्सपोर्टर है, सो तो आपको पता होगा कि यार अगर वो पार्टी एक्सपोर्टर है तो उसको डॉलर्स मिले होंगे कस्टमर से। अब यूएसए वाले से डॉलर्स मिले तो वो बैंक को डॉलर्स बेचेगा, सो दैट मींस एक्सपोर्टर इज गोइंग टू सेल द डॉलर्स टू द बैंक। तो ये चीजें एनालाइज करने के लिए कि भैया हम डॉलर बेचेंगे कि डॉलर खरीदेंगे, आपको पर्सन के बारे में जानना जरूरी है कि भैया वो इंपोर्टर है कि एक्सपोर्टर है। So that means the person is an exporter and enters into a forward contract with the bank to sell USD 1 लाख। अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया कि वो बैंक को बेचेगा डॉलर्स। अगर आपको एग्जाम में वो ना लिख कर देता तो आपको एक्सपोर्टर से समझना पड़ता कि यार हमने डॉलर्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करा होगा। और अगर मैं एग्जामिनर होता तो यार मैं तो ट्विस्ट पक्का करता। देखो वही बात है ना, अगर मैं ट्विस्ट कर सकता हूं तो आईसीआई भी कभी भी ट्विस्ट कर सकता है इन चीजों को, इसीलिए समझना जरूरी है। तो यूएसडी 1 लाख डॉलर्स वो बेचेगा ऑन 31 दिसंबर 2024, यानी कि हम अक्टूबर में खड़े हैं। और आज हम अक्टूबर में खड़े हैं और हम अक्टूबर में खड़े होकर बोल रहे हैं कि यार हमें दिसंबर यानी कि दिसंबर एंड के ऊपर हमें 1 लाख यूएस डॉलर्स मिलने हैं बाहर की पार्टी से, तो हम बैंक को बेच देंगे यूएस डॉलर्स 1 लाख। ठीक है, ठीक है। और हमें रेट कोट किया है, जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है यानी कि जो हमने बैंक के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा है वो करा है 85.40 रुपीज के हिसाब से। हाउएवर ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर, यानी कि जो सामने वाली पार्टी है, जो यूएसए वाली पार्टी है, उसकी रिक्वेस्ट की वजह से मिस्टर जी को अर्ली डिलीवरी मिल गई डॉलर्स की। मेरे को डॉलर्स आज ही मिल गए, यानी कि 30 नवंबर 2024 को ही डॉलर्स मिल गए, एक महीना पहले। ठीक है। मिस्टर जी रिक्वेस्टेड द बैंक टू टेक द डिलीवरी ऑफ रेमिटेंस ऑन 30 नवंबर, यानी कि अब मैंने मिस्टर जी ने बैंक को बोला कि यार एक महीने बाद यानी कि दिसंबर में देना था ना, तो दिसंबर में मतलब मुझसे आज ही ले ले डॉलर्स। और अगर मैं बैंक को आज अर्ली डिलीवरी देता हूं तो बैंक मेरे को किस प्राइस पे देगा? क्या वो मेरे को स्पॉट प्राइस पे लेगा? नहीं। बैंक ने अगर मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे ही लेगा, चाहे मैं उसको अर्ली दे रहा हूं, मैं उसको अर्ली डिलीवरी दे रहा हूं, फिर भी वो मुझसे कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे ही लेगा। सर ऐसे तो बैंक को नुकसान हो जाएगा। तो जो जो नुकसान बैंक को होगा, जो जो बैंक को नुकसान उठाना पड़ेगा, वो कस्टमर से भरपाई करवा लेगा। बस ये बात होती है। तो कॉन्ट्रैक्टेड रेट के ऊपर ही आपको डिलीवरी यहां पर बैंक को देनी है। सो दैट मींस आपको 85.40 के हिसाब से पैसा मिलेगा, लेकिन जो बैंक का नुकसान हो वो काट कर बैंक हमें देगा पैसे। ठीक है। तो हमारा 30 नवंबर को हमें जो रेट्स दे रखे हैं वो ये दिए हुए हैं कि स्पोर्ट का आपको रेट दे रखा है 85.22 एंड 85.27 बिड आस्क रेट दिया हुआ है, एंड 1 मंथ प्रीमियम आपको दे रखा है। एंड माइंड इट, ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर प्रीमियम है। असेंडिंग ऑर्डर में तो दैट मींस ये प्लस होगा प्रीमियम। कई बार ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देता है, यानी कि 15/10 लिख के दे देगा। तो भैया अगर ऐसे पॉजिटिव लिख दिया तो दैट मींस डिसेंडिंग ऑर्डर है, माइनस करना पड़ेगा प्रीमियम उस केस में। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब भैया इफ बैंक एग्रीज टू टेक अर्ली डिलीवरी देन व्हाट विल बी द नेट इनफ्लो टू मिस्टर जी, यानी कि मिस्टर जी को कितना पैसा आएगा? अगर आपको याद हो मैंने आपको चीज बताई कि 85.40 के हिसाब से ही पैसा आएगा। तो सर ये तो बिल्कुल बेहद आसान आंसर हो गया। आसान नहीं, मैंने आपको बताया बैंक का जो भी नुकसान है बैंक वो नुकसान को काट कर देगा। तो अब हमें बैंक के नुकसान को निकालना है, बैंक को कितना नुकसान हुआ। तो भैया अब आप मेरे साथ ना पहले एक चीज समझो, थोड़ा सा चार्ट की मदद से इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब हुआ क्या, देखो हमने बैंक ने, और एक कस्टमर है एक बैंक है, कस्टमर ने बैंक को डॉलर्स देने हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर एट 85.40 ऑन 31 दिसंबर। यानी कि मैं बैंक के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, मैं बैंक के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कस्टमर से खरीदूंगा डॉलर्स, कस्टमर से डॉलर्स खरीदूंगा, और किस रेट पे खरीदूंगा? 85.40। अब भैया ये अक्टूबर के अंदर हुआ था, ये ट्रांजैक्शन हमारा अक्टूबर में हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर में हुआ था। तो अक्टूबर में ना यार बैंक ने, यानी कि मैंने, मी एज अ बैंक, मैंने सोचा होगा कि यार मेरे को दिसंबर में ना डॉलर्स आने हैं, मेरे को दिसंबर में डॉलर्स आने हैं, लेकिन मैं उन डॉलर्स का करूंगा क्या? मेरे को तो आईएनआर चाहिए। तो बैंक इंटर बैंक के अंदर डॉलर्स बेच देगा। सो दैट मींस बैंक ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा होगा इंटर बैंक के अंदर। ये आपको क्वेश्चन में लिखा नहीं मिलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ये चीज ऐसी की होगी बैंक ने कि कॉन्ट्रैक्ट टू फॉरवर्ड सेल द डॉलर्स इन इंटर बैंक ऑन 31 दिसंबर, यानी कि मैंने एक फॉरवर्ड सेल का अग्रीमेंट भी बैंक इंटर बैंक के अंदर करा होगा। सो यहां पर इस ट्रांजेक्शन में बैंक इज द कस्टमर एंड इंटर बैंक इज द मेन बैंक। बात समझ में आती है? तो मैंने यहां पर फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा 31 दिसंबर को, लेकिन अब अर्ली डिलीवरी आ गई। अब कुछ हुआ, मैंने कुछ चीजें छुपा कर रखी हुई हैं यहां पर, देखो क्यों छुपाई हैं अब आप समझोगे। अब कुछ कुछ हुआ। अब हुआ क्या कि ना अब ना यहां पर क्या होता है, हमें अर्ली डिलीवरी मिल जाती है। 30 नवंबर को ही कस्टमर आ गया कि यार आज ही ले लो डॉलर्स।
तो मैंने अगर 30th नवंबर को डॉलर्स आज ही ले लिए तो मैं 30th नवंबर को डॉलर्स का क्या करूंगा, मेरे को तो चाहिए नहीं। अगर आपने देखा होगा यहां पर भी मैंने डॉलर्स के बारे में सोचा कि मेरे को मिलेंगे तो मैं इंटरबैंक में बेच दूंगा, और उसके लिए फॉरवर्ड एग्रीमेंट करके रख लिया मैंने पहले ही, फॉरवर्ड सेल का एग्रीमेंट। सो अगर अर्ली डिलीवरी दे देता है, वो भी बिना बताए अचानक से सडनली आकर मेरे को अर्ली डिलीवरी दे देता है, तो भैया डॉलर्स का क्या करूं मैं, मेरे को तो बेचने पड़ेंगे ना इंटरबैंक में। तो इंटरबैंक में बेचने के लिए, आज बेचने के लिए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं मेरा। इंटरबैंक में आज बेचने के लिए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि 30 नवंबर के लिए तो मैंने तैयारी करी नहीं थी ना। मैंने तैयारी तो 31 दिसंबर के लिए करी थी, और ये तैयारी ये थी कि मैं इंटरबैंक में बेच दूंगा। तो भैया मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को स्पॉट सेल करनी पड़ेगी कि भाई जाने दो, कोई बात नहीं, स्पॉट सेल कर दो इंटरबैंक के अंदर, ठीक है। और इंटरबैंक में मैंने अगर स्पॉट सेल करी तो भैया अब यहां पर ये जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट मैंने कर रखा है 1 मंथ का, बैंक को सोचना पड़ेगा अरे इसका क्या किया जाए। अब इसका क्या किया जाए, क्योंकि अब तो मेरे पास 31 दिसंबर को डॉलर्स आएंगे नहीं। अब 31 दिसंबर को डॉलर्स आने नहीं है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या, अपोजिट नेचर का एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भैया 1 मंथ फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट कर लो। आपने यहां पर सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है ना, तो अब 1 मंथ फॉरवर्ड बाय, क्यों, क्योंकि मैं 30th नवंबर को खड़ा हूं और 31 दिसंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो 1 मंथ फॉरवर्ड बाय कर लिया मैंने, तो 1 मंथ फॉरवर्ड बाय करा टू कैंसिल दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको बात समझ में आती है। अब भैया बैंक को नुकसान क्या क्या हुआ। अब बैंक को सबसे पहले हुआ होगा बैंक को सबसे पहले होगा स्वैप लॉस। स्वैप लॉस, अब भैया स्वैप लॉस होता क्या है, स्वैप लॉस के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। स्वैप लॉस, व्हाट इज स्वैप लॉस। तो भैया स्वैप लॉस के बारे में आपको समझना है कि ना, कस्टमर के पहले आने की वजह से, कस्टमर के पहले आने की वजह से बैंक को टू ट्रांजेक्शन ऑफ अपोजिट नेचर करनी पड़ी। बैंक को टू ट्रांजेक्शन्स ऑफ अपोजिट नेचर एंटर करनी पड़ी, और वो अपोजिट नेचर की ट्रांजेक्शन्स में एंटर करने की वजह से जो कस्टमर को लॉस हुआ, सॉरी बैंक को जो लॉस हुआ, दैट इज योर स्वैप लॉस। अब सर बैंक ने कौन कौन सी अपोजिट नेचर की ट्रांजेक्शन्स एंटर करी कस्टमर के पहले आने की वजह से, देखो। एक तो आपने सेल करा, स्पॉट स्पॉट सेल करा, और यहां पर आपने 1 मंथ फॉरवर्ड बाय कर लिया। एक सेल की ट्रांजेक्शन है, एक बाई की ट्रांजेक्शन है, अपोजिट नेचर है, दैट मींस इन दोनों ट्रांजेक्शन का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका स्वैप लॉस है। तो भैया स्पॉट सेल इन इंटरबैंक एंड 1 मंथ फॉरवर्ड बाय, तो हमने वही करा। यहां पर देखो, बैंक सेल्स एट स्पॉट रेट इन द इंटर मार्केट, सेल्स एट स्पॉट रेट इन द इंटरबैंक। 85.22 का रेट कैसे आया, अब देखो यार यहां पर ना, अब इंटरबैंक में बेचा जा रहा है तो बैंक इज अ कस्टमर। अब बैंक एक कस्टमर है, इंटरबैंक में बेचने जा रहा है। अब जब कस्टमर बेचने जाता है तो कस्टमर को हमेशा सस्ता रेट मिलता है, कस्टमर की हमेशा वाट लगानी है, तो सस्ता रेट आपका 85.22 है। तो इसी वजह से मैंने यहां पर 85.22 लगा दिया। अब भैया 1 मंथ फॉरवर्ड बाय भी तो करा मैंने, नीचे अगर आपको चार्ट में याद हो तो, बैंक बाइज 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू कैंसिल द एग्जिस्टिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो उसको कैंसिल करने के लिए मैंने 1 मंथ फॉरवर्ड बाय का एग्रीमेंट करा, 1 मंथ फॉरवर्ड बाय। अब जब कस्टमर खरीदता है तो कस्टमर को हमेशा महंगा रेट लगाया जाता है। तो भैया जब कस्टमर खरीद रहा है, बैंक खरीद रहा है, तो 85.27 प्लस 0.15 कितना आता है, ये आपका 85.42 आ रहा है शायद से, हाँ ये देखो, इन दोनों का हमने ऐड करा तो 85.42। अब भैया देखो, मैंने बाय करा 85.42 पे, और सेल करा मैंने 85.22 पे। सेल करा सस्ते दाम पे, बेचा मैंने महंगे दाम पे, तो स्वैप लॉस हो गया। तो स्वैप लॉस पर डॉलर कितना आता है, 0.20 रुपीज पर डॉलर आता है, 0.20 रुपीज। और मेरा $1 लाख का, $1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, तो स्वैप लॉस कितना हुआ, 0.20 इंटू 1 लाख, दैट मीन 20,000 रुपीज का। अब इसके अलावा आउटले ऑफ फंड्स भी तो हुए होंगे, क्योंकि कस्टमर के आने की, पहले आने की वजह से बैंक की जेब से कुछ पैसा भी तो एडवांस में चला गया, जो कि बाद में जाना चाहिए था, तो उसके ऊपर ब्याज भी तो लगेगा। ठीक है सर, ब्याज कैसे लगेगा, देखो, बैंक ने सेल करा स्पॉट रेट के ऊपर, बैंक ने इंटरबैंक के अंदर स्पॉट प्राइस के ऊपर सेल किया। अब सर आप एक बात बताओ, अब ना यहां पर आपने दूसरा लिख दिया, सर स्पोर्ट सेल तो हमें समझ में आ गया, आपने ऊपर हमें समझाया था कि बैंक सेल्स एट स्पोर्ट रेट इन द इंटरबैंक मार्केट। तो जैसे ही स्पोर्ट पे सेल करेगा तो उसी वक्त तुरंत बैंक को पैसे मिल जाएंगे। स्पोर्ट सेल का मतलब क्या होता है, आज ही ट्रांजेक्शन हो जाएगी, तो बैंक को आज ही पैसे मिल जाएंगे 85.22 के हिसाब से। स्पोर्ट सेल हमने 85.22 के हिसाब से करी थी, तो वो हमने लिख दी। अब सर दूसरी ट्रांजैक्शन आपने लिखी है, बैंक बाय फ्रॉम द कस्टमर। मैंने आपको बताया था, जब हम कस्टमर से बाय कर रहे हैं, चाहे अर्ली डिलीवरी ले रहे हैं, चाहे हम कस्टमर से अर्ली डिलीवरी ले रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे लेंगे, तो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड रेट था 85.40। अगर आपको याद नहीं है तो दिखा देता हूं, देखो 85.40 का आपका कॉन्ट्रैक्टेड रेट था, तो 85.40 के ऊपर हमने खरीद लिया। 85.40 पे हमने खरीदा, और हमने बेचा किस रेट पे, बेचा हमने 85.22 पे। तो अगेन यहां पर हमें हमारी जेब से पैसा ज्यादा गया, सो 0.18 रुपीज पर डॉलर, 0.18 रुपीज पर डॉलर हमारी जेब से एक्स्ट्रा चला गया फॉर 1 मंथ। ठीक है, तो इसके ऊपर ब्याज निकलेगा 0.18 इंटू 1 लाख, यानी कि इतने रुपीज हमारी जेब से चले गए
और 18% का ब्याज है इंटू 31 डिवाइड बाई 365 से 31 कैसे आया, हम नवंबर के एंड पे खड़े हैं और दिसंबर में 31 डेज होता है, तो भैया पूरा दिसंबर हमने काउंट कर लिया 31 डिवाइड बाई 365। सर ये 18% कहां से आया, तो ये 18% का मैं अगर आपको यहां पर बताऊं, देखो अज्यूम द प्रिवेलिंग प्राइम लेंडिंग रेट इज 18% पर एनम एंड टर्म डिपॉजिट रेट इज 12% पर एनम। भैया प्राइम लेंडिंग रेट के हिसाब से ब्याज कंप्यूट किया जाता है, तो 18% पर एनम हमारा लगेगा। डिपॉजिट रेट तो भैया इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करी जा रही यहाँ पर बैंक के द्वारा, यहाँ पर बैंक चार्ज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब सर हमें एक चीज बताओ, सर आप हमें एक चीज बताओ, सर यहाँ पर हमने बैंक बाय फ्रॉम कस्टमर एट कॉन्ट्रैक्टेड रेट लिख दिया, तो सर हमने यहाँ पर 1 मंथ फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट था, तो सर हमने ये 85.42 क्यों नहीं लिया, सर हमने कस्टमर वाला रेट क्यों लिया? तो मेरे दोस्त ये 1 मंथ फॉरवर्ड बाय का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इमीडिएट कैश आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होता है, ये मैच्योरिटी पे ही किया जाता है। इसका इनफ्लो आउटफ्लो मैच्योरिटी पे होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो दैट मीन्स यहाँ पर कोई आउटफ्लो इनफ्लो है ही नहीं, तो जब यहाँ पर कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, जब जेब से पैसा गया ही नहीं है, जब जेब से धन गया ही नहीं है, जब जेब से पैसा गया ही नहीं है, तो भैया हम इसको कैसे ले सकते हैं, हम ले ही नहीं सकते ना, यही तो बात है। इसी वजह से यहाँ पर जिस जिस ट्रांजेक्शन में पैसा निकल रहा है ना, वो ट्रांजेक्शन ली जा रही है कि भैया कस्टमर से जब हमने खरीदा तो कस्टमर को इतना पैसा दिया, और जब हमने स्पॉट सेल करा इंटरबैंक में तो इतना पैसा हमें मिला, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमारा 275.18 का इंटरेस्ट निकल के आता है। अब टोटल चार्जेस जो कस्टमर से हमें चार्ज करने हैं, यानी कि बैंक ने जो मिस्टर जी से जो टोटल चार्जेस चार्ज करने हैं वो कितने हुए, एक तो 20,000 रुपए का आपका ये हो गया और 275.18 का आपका इंटरेस्ट हो गया। सो इन नटशेल 20275.18। अब कस्टमर को कितना पैसा मिलेगा, क्वेश्चन में पूछा गया, क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था नेट इनफ्लो टू मिस्टर ए, सॉरी मिस्टर जी। अब मिस्टर जी को भैया अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे ही खरीदेंगे, तो मिस्टर जी को तो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ही मिला होगा। स्टार्टिंग में बताया था कि सर ये तो आसान ही हो गया ना, सीधा कॉन्ट्रैक्टेड रेट से मल्टीप्लाई करो, तो वही करा देखो $1,00,000 इंटू 85.40 कॉन्ट्रैक्टेड रेट, इतना जी को मिलेगा। लेकिन कितना काट के, इतना चार्जेस काट के मिलेगा, तो ये हमने काट के रख लिया और बाकी का जो अमाउंट है वो हमने मिस्टर जी को पे कर दिया, बस इतनी सी बात है। अब भैया पॉइंट नंबर 2 जो है ना, ये आईसीआई ने न्यू डिजाइन करा है एंड दिस इज अ गुड वन, दिस इज इंपॉर्टेंट मार्केट। ये आईसीआई ने अच्छा डिजाइन करा है, इसको मार्क कर लो। अब भैया देखो, इफ मिस्टर जी कैन डिप्लॉय दीज फंड इन यूएसडी एंड अर्न अ रिटर्न ऑफ 3% पर एनम, कि भैया आपने मिस्टर जी को $1,00,000 जो है, जो एक महीना पहले मिल गए, मिस्टर जी को जो $1,00,000 है वो 1 मंथ पहले मिल गए, अगर वो $1,00,000 को इन्वेस्ट कर सकता है 3% पर एनम के हिसाब से, कि तू बैंक को मत दे, मिस्टर जी बैंक को अर्ली डिलीवरी दे रहा है जिसकी वजह से इतने सारे चार्जेस कट रहे हैं, अब वो बोल रहे तू बैंक को मत दे, तू $1,00,000 सीधा डॉलर्स में इन्वेस्ट कर दे। और किस रेट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, आप 3% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक महीने के लिए आप इन्वेस्ट कर दो और जो अपने चार्जेस हैं वो बचा लो। अब चार्जेस बच जाएंगे तो हो सकता है हमारा ये वाला ऑप्शन बेटर हो। तो अब हमें इवैल्यूएट करना है कि भैया बैंक को अर्ली डिलीवरी देना बेटर है या फिर 3% के हिसाब से इन्वेस्ट करना बेटर है, वो देखना जरूरी है। अब यहां पर आप देखो ऑप्शन नंबर 1 डिलीवरी टू द बैंक, अगर हम डिलीवरी कर दे बैंक को, अर्ली डिलीवरी दे दें, तो भैया हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी होगी, अगर हम बैंक को अर्ली डिलीवरी दे दें तो हमें मिस्टर जी को कितना पैसा मिल रहा है, मिस्टर जी को इतना पैसा मिल रहा है, चलो हमने इतना पैसा हमारी जेब में आ गया। अब इतना पैसा मैं 12% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता हूं। सर 12% कहां से आया, तो अगर आपने ध्यान दिया हो टर्म डिपॉजिट रेट इज 12%। सो भैया अगर मैं कस्टमर एज अ कस्टमर अगर मैं बैंक को अर्ली डिलीवरी दे रहा हूं और बैंक से जब मेरे को पैसा मिल रहा है अर्ली डिलीवरी पे पैसा काट के, तो जो पैसा मिल रहा है उसको भी तो इन्वेस्ट करूंगा ना कंपैरिजन के लिए, तो मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो ये वाली अमाउंट के ऊपर मेरा ब्याज निकला 12% 31 डेज का, इतना निकल के आता है। और आईएनआर इनफ्लो कितना हुआ ऑप्शन नंबर 1 में 860655.99, आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो 6, मैंने नहीं कराया अभी। लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 डिप्लॉय इन यूएसडी, अगर आप यूएसडी के अंदर डिप्लॉय कर देते हो पैसा, तो भैया इन्वेस्टमेंट इन यूएसडी कितनी होएगी, $1,00,000, सीधा $1,00,000। अगर आपको यूएसडी में डिप्लॉय करना है ना तो कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है, $1,00,000 आप इन्वेस्ट कर दो, सीधा $1,00,000 पे इन्वेस्ट होगा, 1,00,000 के ऊपर आपको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर यही तो बात है ना, क्योंकि आप यूएसए में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक तरह से जो आप है डॉलर्स जो है डिप्लॉय कर रहे हो यूएसए में कर रहे हो, तो यूएसए वाली बैंक तो आपको सीधा 3% का ब्याज डॉलर्स में ही देगा ना। तो $1,00,000 इंटू 3% इंटू 31 डिवाइड बाई 365, तो ये 254.79 आता है, यानी कि इतने डॉलर्स आ गए। अब एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, अब इसको आईएनआर में कन्वर्जन करना पड़ेगा तभी तो दोनों कंपेरेबल बनेंगे। अब इसका आईएनआर में कन्वर्जन करने के लिए मेरे दोस्त अब एक महीना, अब हम मेच्योरिटी पे आ गए, अब मेच्योरिटी पे आ गए तो बैंक से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था 85.40 के हिसाब से, तो हम बैंक को मेच्योरिटी पे 85.40 के हिसाब से डॉलर्स डिलीवर कर देंगे। इतने डॉलर्स मेच्योरिटी पे हम बैंक को डिलीवर कर देंगे
विद द रेट ऑफ 85.40? नहीं, यही तो गलती होती है यहाँ पर, यही तो गलती करता है बच्चा। आपके पास इतने डॉलर्स आ गए, इस डॉलर के अंदर देखो एक कंपोनेंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट, एक आपका इंटरेस्ट। अब भैया यहाँ पर जो 1 लाख डॉलर है ना, उसके ऊपर तो 85.40 मिलेगा, क्यों? बाकी पे क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरे दोस्त हमने कॉन्ट्रैक्ट ही $1 लाख का करा था। कस्टमर ने मिस्टर जी ने बैंक के साथ सिर्फ और सिर्फ $1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करा था 85.40 के ऊपर। तो बाकी का जो एडिशनल डॉलर्स है ना, उस पर तो आपका स्पॉट रेट मिलेगा। ठीक है, सो 1 लाख इंटू 85.40 एज पर कॉन्ट्रैक्ट प्लस $254.79 इंटू 85.32 आपका वहां पर रेट चल रहा है। अब यहां पर आप डॉलर्स बेचने जा रहे हो। यू एज अ कस्टमर जो है, आप ये वाले डॉलर्स बैंक को बेचने जा रहे हो। जब आप बैंक को बेचने जा रहे हो तो आपको सस्ता दाम मिलता है, और सस्ता दाम यहाँ पर क्या है? 85.22 प्लस आपका 1 मंथ का जो प्रीमियम है 85.32, तो 85.32 का यहाँ पर रेट लगेगा, और आपका निकल के आता है 8561738.69। अब भैया बेटर कौन सा है? ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है कि यार अगर हम बैंक को अर्ली डिलीवरी दे रहे हैं तो भैया हमारे चार्जेस बच जाएंगे। अर्ली डिलीवरी दे रहे हैं तो हमारे चार्जेस लगेंगे, सॉरी, अगर हम बैंक को अर्ली डिलीवरी दे देते हैं तो चार्जेस कटेंगे, तो हो सकता है वो बेकार हो, क्योंकि यहाँ पर 3% के ऊपर हम डिप्लॉय भी कर सकते हैं, हमारे कैंसिलेशन चार्जेस एक्स्ट्रा भी बच जाएंगे। तो हो सकता है ये वाला ऑप्शन हमारा बेटर है। लेकिन द पॉइंट इज, अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर 86 और यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 85, तो बेटर क्या हुआ? बैंक को अर्ली डिलीवरी दे दो, कैंसिलेशन चार्जेस जो लग रहा है लगा लो, कोई बात नहीं, अर्ली डिलीवरी देना बेटर है। चार्जेस पे करके भी बेनिफिट हो रहा है, सो दैट मींस एडवाइस ऑप्शन 1 इज बेटर। बात समझ में आती है? अच्छा डिजाइन करा है आईसीआई ने। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से है कि यार यहीं पे बच्चा यहीं पे आईसीआई ने गेम खेली है। वो आपसे टेस्ट करवा रहा है कि यार क्या आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्या आपका माइंड प्रेजेंट है कि भैया यहाँ पर 254.79 जो है, 1 लाख से ऊपर का तो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा ही नहीं था। ये बात आती है, बच्चे जल्दबाजी में यहाँ तक का तो बच्चे समझ जाएंगे कि यार आईसीआई ये करवाना चाह रहा है। यहाँ पर आके झोल हो जाता है, यहाँ पर आके गेम पलट जाती है कि बच्चे सीधा इसको 85.40 से मल्टीप्लाई करेंगे और गलती कर देंगे। ध्यान रखना इस चीज का। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सपी फार्मा वाला। तो हाँ जी मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एक्सपी फार्मा लिमिटेड की बात हो रही है। हैज एक्वायर्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, उस कंपनी के पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है फॉर ₹10 मिलियन फॉर फॉर्मुलेशंस ऑफ यूरोपियन फॉर फॉर्मुलेशंस फ्रॉम अ यूरोपियन कंपनी। ठीक है, द कंपनी हैज ऑल्सो प्लान टू इंपोर्ट बल्क ड्रग्स वर्थ ₹5 मिलियन। अब यहाँ पर याद ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो फिगर्स आपको दिए ना, ये रुपीज में दी हुई है, आईएनआर में। ठीक है, इस चीज के ऊपर ध्यान, प्राइम फोकस आपका यही होना चाहिए कि ये फिगर्स आईएनआर में है। ठीक है, सो बेसिकली आपने एक्सपोर्ट किया है, 10 मिलियन रुपीज आपको मिलने हैं, और आपने इंपोर्ट किया है तो 5 मिलियन आपको पे करने होंगे। ठीक है, द प्रोसीड ऑफ एक्सपोर्ट विल बी रियलाइज्ड इन 3 मंथ्स, यानी कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो 3 महीने में आएगा। एक्सपोर्ट्स इन 3 मंथ्स, एंड द पेमेंट फॉर इंपोर्ट जो है वो आपकी 6 महीने के बाद जाएगी, यानी कि जो इंपोर्ट है, जो पैसा जाना है वो 6 महीने के बाद जाना है। द इनवॉइसिंग, सर अभी तो ऐसा देख के लग रहा है कि सर ये शायद ये नेटिंग वाला क्वेश्चन है। नहीं, नेटिंग वाला नहीं है, ये भी कुछ न्यू डिजाइन करा है इसका, और अच्छा क्वेश्चन है। द इनवॉइसिंग ऑफ दीज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कैन बी डन इन एनी करेंसी, यानी कि ये इनवॉइसिंग जो है आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की किसी भी करेंसी में करवा सकते हो। तो बेसिकली जो आपने एक्सपोर्ट करा है 10 मिलियन आपको मिलने हैं, ये तो आपकी हाथ में ही है ना कि हमें इनवॉइसिंग किस में करना है, आईएनआर में करना है या पाउंड में करना है या फिर यूरोज में करना है। इसके अलावा जो इंपोर्ट करा है ना, इंपोर्ट, उसमें तो हमें पेमेंट देनी है, तो सामने वाली पार्टी हमसे पूछ रही है कि हम इनवॉइस कौन सी करेंसी में रेज करके दे। तो दोनों केसेस में ऑप्शन हमारे पास है कि भैया कौन सी करेंसी के अंदर हमें इनवॉइसिंग करवानी है। ठीक है, अब भैया वो हमें बोल रहा है कि डॉलर, यूरो और पाउंड किसी के अंदर भी इनवॉइसिंग हो सकती है एट कंपनीज चॉइस। और आपको फॉलोइंग मार्केट कोटेशंस दे रखी हैं कि भैया रुपये और डॉलर का आपको कोटेशन दे रखा है, स्पॉट प्राइस और एनुअलाइज्ड प्रीमियम दिया हुआ है, और इसके अलावा मतलब तीनों करेंसीज का आपको दे रखा है स्पॉट रेट और प्रीमियम। ठीक है, एडवाइज एक्सपी फार्मा लिमिटेड इन विच करेंसी इनवॉइसिंग फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शुड बी ऑप्टेड फॉर। अब आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए एडवाइस करना है कि हमें इनवॉइसिंग कौन सी करेंसी में करवानी है। एक्सचेंज रेट इंक्लूडिंग कैलकुलेशन शुड बी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये चीज याद रखना कि 2 डेसिमल्स तक ही आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी इसी क्वेश्चन के आंसर की तरफ। अब यहाँ पर देखो, मैंने ना थोड़ी प्रेजेंटेशन आईसीआई ने टैबुलर फॉर्मेट में दे रखी है, तो आपको एग्जाम में तो टैबुलर फॉर्मेट वाली प्रेजेंटेशन ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि करके आना, क्योंकि टाइम बचेगा। लेकिन सर ये वाली प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर थोड़ी लंबी प्रेजेंटेशन दिखाई है, क्यों दिखाई है यहाँ पर लंबी? इसलिए दिखाई है ताकि बच्चों को क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आए। अगर कोई वीडियो नहीं भी देख रहा तो वो ये नोटबुक समझ देख कर ना सीधा समझ जाएगा कि सर क्या लिखवाना चाह रहे हैं।
लेकिन फिर उसके बाद ना मैंने जो देखो यहाँ पर बड़ी प्रेजेंटेशन दिखा दी, लेकिन इंपोर्ट के लिए ना देखो फिर मैंने टेबुलर फॉर्मेट ही दिखाया, क्योंकि एक बार आप एक्सपोर्ट का लंबे तरीके से समझ गए तो इंपोर्ट का भी आपको फिर टेबुलर फॉर्मेट में आसानी से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आती है। अब भैया यहाँ पर देखो सबसे पहली बात आती है फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ऑफ ₹10 मिलियन। अब भैया एक्सपोर्ट प्रोसीड की बात हो रही है, तो भैया फॉर इनवॉइसिंग इन डॉलर्स, अगर हम डॉलर्स के अंदर इनवॉइसिंग करवाते हैं, तो अगर हम डॉलर्स में इनवॉइसिंग करवाते हैं तो इनवॉइस अमाउंट एज पर स्पॉट रेट। याद रखना ये चीज, जब आप इनवॉइसिंग करवाते हो ना तो इनवॉइस अमाउंट हमेशा जो अभी 50 मिलियन रुपीज, अभी हमें सॉरी 10 मिलियन रुपीज आने हैं, तो 10 मिलियन का जो कन्वर्जन करोगे ना, क्योंकि इनवॉइसिंग हम डॉलर्स में करवा रहे हैं, तो इसका जो हम कन्वर्जन करवाएंगे ना वो स्पॉट रेट के हिसाब से करवाएंगे। क्या? स्पॉट रेट के हिसाब से करवाएंगे। और भैया यहाँ पर 10 मिलियन डिवाइड बाय 87.10 मैंने कर दिया, तो 114,810.56 आया। अब सर हमें ये बताओ 87.10 आपने क्यों यूज करा? सर आपने 87.20 क्यों यूज नहीं करा? तो मेरे दोस्त आप ये समझो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आपको पैसा मिलना है, दैट मीन्स आपको डॉलर्स मिलने हैं। 10 मिलियन अमाउंट की इक्विवेलेंट डॉलर्स, क्योंकि आप इनवॉइसिंग डॉलर्स में करवाने जा रहे हो, सो इक्विवेलेंट डॉलर्स मिलेंगे। अब जब आपको डॉलर्स मिल जाएंगे तो डॉलर्स का क्या करोगे? अपने पास रख के क्या करोगे? आप तो इंडियन कंपनी हो, तो डॉलर्स आप बैंक को बेच दोगे। सो आप डॉलर्स बैंक को बेचने जा रहे हो, आपने कस्टमर्स मतलब आपने सामने वाली पार्टी से, यूएसए वाली पार्टी से डॉलर्स रिसीव करे और वो डॉलर लेके आपने बैंक को बेच दिए। जब बैंक को डॉलर बेचने जा रहे हो, यू एज ए कस्टमर, जब आप डॉलर्स बेचने जा रहे हो तो आपको हमेशा कस्टमर की वाट लगानी है, कस्टमर को हमेशा कम पैसे मिलेंगे। तो भैया जब आप बेचने जा रहे हो तो आपको कम पैसा मिलेगा, दैट मींस 87.10, इसलिए 87.10 वाला रेट सिलेक्शन हमने करा, एंड ये निकल के आता है 114,810.56। अब इतना डॉलर आपको मिलेगा, मतलब इतने डॉलर का इनवॉइस अमाउंट बनेगा। तो आपका जो बिल बन रहा है ना, बिल जो इनवॉइस बन रहा है, इनवॉइस पे आपका लिखा आएगा कि इतने डॉलर्स हमें आपसे चाहिए। मतलब इनवॉइस कौन रेज कर रहा है? इंडियन पार्टी रेज कर रही है, क्योंकि हम अभी एक्सपोर्टर है। तो उस बिल के अंदर हम इतने डॉलर्स लिखेंगे, सो दैट मींस इतने डॉलर्स ये वाली पार्टी हमें 3 महीने बाद देगी। क्यों? क्योंकि 3 मंथ के बाद आपको एक्सपोर्ट की पेमेंट आनी है। अगर याद हो एक्सपोर्ट की पेमेंट 3 मंथ्स के बाद आनी है, सो भैया एक्सचेंज रेट आफ्टर 3 मंथ्स कितना होगा? क्योंकि डॉलर्स तो इतने ही आएंगे, डॉलर्स हमने फ्रीज करवा लिए, एक्सपोर्ट रेट के हिसाब से हमने डॉलर्स फ्रीज करवा लिए कि इतने डॉलर्स हमें मिलने हैं। अब ये हमें एक्सचेंज रेट चाहिए 3 मंथ्स के बाद का। सो भैया यहाँ पर देखो, अगर आप 87 पॉइंट देखो, 87.10 में 7% का प्रीमियम ऐड करना है आपको, ठीक है। सो 87.10 में मैंने 7% फॉर 3 मंथ्स का प्रीमियम ऐड करा, तो 88.62 निकल के आता है। अब 88.62 के रेट को मैं यूज करूंगा, और इतने डॉलर्स जो इनवॉइस अमाउंट, जो यानी कि जो बिल में डॉलर्स लिखे हुए हैं, वो डॉलर्स मेरे पास आएंगे, और इन डॉलर्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा एज पर दिस रेट। और मैंने जब कन्वर्ट करा तो मेरे पास इनफ्लो कितना आया? 101,74,511.83। इसी तरीके से इनवॉइसिंग इन यूरोस का आप निकालोगे, इनवॉइस अमाउंट एज पर स्पॉट रेट कितना आया? 10 मिलियन डिवाइड बाय 101.15। देखो 101.15 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 101.15 का आपने इनवॉइस अमाउंट निकाल लिया, यूरोज में बिल आपने छाप दिया। अब यूरोज में बिल छापने के बाद आपको 3 मंथ के बाद का रेट निकालना है, वो आपने निकाल दिया। 3 मंथ के बाद का रेट निकाला, तो रिसीवेबल आफ्टर 3 मंथ्स आपका कितना आता है? ये आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इन यूरोज को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 102.67 के साथ, तो ये निकल के आता है 101,50,271.40। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो कौन सा बेटर लग रहा है। सर ये बेटर है कि ये बेटर है? सर ये वाला बेटर लग रहा है, क्योंकि ये इनफ्लोज है, ये हमें पैसा आना है, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है कि यार यहाँ पर हमें पैसा आना है, इसलिए दिस इज बेटर। अभी तीसरा पार्ट बचता है इनवॉइसिंग इन पाउंड, इनवॉइसिंग इन स्टर्लिंग्स। तो सेम तरीके से आप इसका भी करोगे। जब आपने करा तो ये निकल के आता है 101,25,160। तो भैया कौन सा बेटर है? यहां पर आ रहा है 10125, यहां पर आ रहा है 10150, ठीक है 10150। एंड जस्ट अ सेकेंड, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा देखते हैं। यहां पर आ रहा है 10125,160। सॉरी सॉरी सॉरी, पहले जो हम कंपैरिजन कर रहे थे ना, मैंने गलत अमाउंट को उठा लिया था, पहले गलत कंपैरिजन कर दिया था। मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूं, क्योंकि अब हमें आईएनआर टू आईएनआर कंपैरिजन करना है। फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमने इनवॉइसिंग इन डॉलर्स का यहाँ पर अमाउंट निकाल रखा है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसके अलावा हमने रिसीवेबल आफ्टर 3 मंथ्स फॉर दिस अमाउंट फॉर हमने पाउंड भी निकाल रखा है, एंड रिसीवेबल फॉर हमने इसका भी निकाल लिया। अब इन तीनों हाईलाइटेड अमाउंट्स को कंपेयर करो, किसमें सबसे ज्यादा आ रहा है वही बेस्ट होगा। सो भैया देखो यहां पर आ रहा है 10174, 10174। अब यहां पर आ रहा है 10150। अभी तक डॉलर्स बेस्ट है, ऊपर वाला डॉलर्स बेस्ट लग रहा है अभी तक, ठीक है। अब इसके अलावा यहां पर 10125, यहां पर तो और रिड्यूस्ड आ रहा है, तो बेस्ट क्या हुआ? डॉलर्स। सो भैया इनवॉइसिंग फॉर एक्सपोर्ट इन डॉलर इज बेटर, उससे हमें सबसे ज्यादा इन्फ्लोज होने वाले हैं। अब भैया फॉर इंपोर्ट पेमेंट, अब इंपोर्ट पेमेंट में भी ना आपको बस ये समझना है कि आपका इनवॉइस जो है वो स्पॉट रेट के हिसाब से होगा। जो मैं समझाना ये चाह रहा था उस प्रेजेंटेशन की मदद से, कि सबसे पहले आप इनवॉइसिंग करवाओगे, बिल छपेगा,
फिर बिल छपेगा तो उसके बाद आप अपना रेट निकालोगे, फिर उस रेट के साथ आप मेच्योरिटी डेट पे मल्टीप्लाई करके अपना इनफ्लो डिसाइड करोगे। तो अब आप इसको टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो इंपोर्ट को। तो भैया इंपोर्ट के लिए देखो 50 कितने का है हमारा इंपोर्ट पेमेंट, इंपोर्ट का पेमेंट कितने का है 5 मिलियन, 5 मिलियन रुपीस का है और 6 मंथ्स के बाद का है। तो भैया यहाँ पर 5 मिलियन डिवाइड बाई 87.20, 87.20 महंगा रेट लग रहा है सर। 87.20 क्यों लग रहा है सर, आप हमें ये बताओ 87.20 क्यों लग रहा है। अब हम इंपोर्टर हैं मेरे दोस्त, अब हम इंपोर्टर हैं, दैट मीन्स हमें सामने वाली पार्टी को डॉलर्स पे करने हैं। अब सामने वाली पार्टी को डॉलर्स पे करने के लिए हम बैंक से खरीदेंगे। अब बैंक से जब डॉलर्स खरीद रहे हैं तो बैंक हमें महंगा दाम लगाएगा, बैंक महंगा दाम लगाएगा विच इज 87.20। ठीक है, सो इसीलिए हम 87 यानी कि महंगे दाम की मदद से हम कन्वर्जन करेंगे। सो 50 लाख डिवाइड बाई 87.20 यानी कि इनवॉइस पे इतना अमाउंट छप के आएगा 5733.950। अब हमने हमारा रेट आफ्टर 6 मंथ्स निकाल लिया, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो 6 मंथ्स के बाद ड्यू है। तो 87.20 जो हमारा यहाँ पर रेट है, इसको हमने 7% का प्रीमियम दे दिया तो 90.25 आया। अब भैया इस अमाउंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 5733.950। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे एक बार। कितना है देखो 5733.950 मल्टीप्लाई बाय 90.25। ठीक है, ये आता है 5174,889.875। तो यही हमने लिखा 5174,889, देखो 5174,889.875 और यहाँ पर 0.88 पे मैंने राउंड ऑफ कर दिया। बात समझ में आती है। तो इसी कदर आप हर करेंसी कैसे निकालोगे, और तीनों का आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट है तो दैट मीन्स पेमेंट जानी है, तो जिसमें लीस्ट पैसा जाएगा वो बेटर है। तो लीस्ट किस में जा रहा है देखो, लीस्ट जा रहा है इसमें 5125। ठीक है, 5125 इज द लीस्ट, सो दैट मींस फॉर इंपोर्ट स्टर्लिंग इज बेटर। अब हम चलेंगे आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है वो भी। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ न्यू फ्रेमिंग बाय आईसीआई 11। अब हम चलते हैं आंसर नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है एक्स लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड खरीदना चाहता है वाई लिमिटेड को बाय द वे ऑफ मर्जर। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोथ कंपनीज। मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखी है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा डेट टर्नओवर रेशो दे रखा है, 12% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशो, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, क्लोजिंग स्टॉक एंड डेटर्स दे रखे हैं। अब भैया इस चीज पे आप ध्यान देना, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। इन दोनों की मदद से आप सेल निकाल सकते हो, सेल्स निकाल सकते हो। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ स्वैप रेशो। आपको निकालना है बेस्ड ऑन द ईपीएस एंड एमपीएस रिस्पेक्टिवली एंड एज अ वेटेज ऑफ 40% एंड 60%। यानी कि ईपीएस को आपने 40% का वेट देना है एंड एमपीएस को आपने 60% का वेट देना है। बात समझ में आती है। चलो अब मेरे साथ निकालना शुरू करो। यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। तो भैया आपका सीओजीएस कितना होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इनटू क्लोजिंग स्टॉक। अब भैया सीओजीएस में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब भैया एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के लिए आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, कितना है 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। क्वेश्चन में देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। ठीक है, दिखा देता हूँ, और आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 15 लाख एंड 5 लाख रुपीज। तो ये हमने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 15 लाख एंड 5 लाख रुपीज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे ऊपर मैंने बताया था ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इनटू क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां पर हम यही करेंगे सीओजीएस निकालने के लिए, ए इंटू बी, दैट मींस 75 लाख रुपीज एंड 20 लाख रुपीज। ये आपका सीओजीएस आ गया। अब आपको ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20% दोनों के केस में 20% का जीपी रेशियो है। अगर आपका ग्रोस प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, ग्रोस प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स ही होता है, 20% दिया हुआ है, तो सीओजीएस कितना होगा 100 में से अगर आप 20% हटा दो तो बाकी का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा, तभी तो 20% का प्रॉफिट है। सो दैट मींस सीओजीएस इज योर 80%। बात समझ में आती है। अब भैया सीओजीएस का अमाउंट आपके पास है, सीओजीएस का परसेंट आपके पास है, जब इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं 75 लाख डिवाइड बाई 80%, तो भैया मेरा ये सेल्स का अमाउंट निकल के आ जाएगा। वही मैंने करा यहां पर। ठीक है, सो सी डिवाइड बाई ई, देखो ये करा, तो ये 9375000 निकल के आता है। बात समझ में आती है कि नहीं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको क्या दे रखे हैं 86% एंड 78%, राइट। तो मैंने रिस्पेक्टिवली इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया 86% एंड 78%, ये हटाया तो मेरा ईबीआईटी निकल के आ गया, यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, या फिर आप इसको ईबीआईटी बोल सकते हो। अब ईबीआईटी में से जब आप इंटरेस्ट हटाओगे, सर हम इतना सब कुछ कर क्यों रहे हैं, इतना सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें स्वैप रेशो पूछा गया और स्वैप रेशो में ईपीएस और एमपीएस दोनों चाहिए। एमपीएस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन ईपीएस हमें दे नहीं रखा। देखो एमपीएस अगर मैं आपको दिखाऊं, एमपीएस भी नहीं दिया हुआ, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन और नंबर ऑफ शेयर्स की मदद से एमपीएस निकल जाएगा। ये आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है,
एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दिए हुए हैं। इसकी मदद से एमपीएस तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ईपीएस तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो ईपीएस निकालने के लिए इतनी इतनी मुशक्कत हम कर रहे हैं, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो ईबीआईटी में से हमने इंटरेस्ट हटाया। अब भैया इंटरेस्ट हटाने के लिए देखो 10 लाख इंटू 12%, 1,20,000। सर ये कहां से आया? देखो 10 लाख इंटू 12%, ये एक्स लिमिटेड का है। एंड 14,40,000 इंटू 10%, सो 10 लाख इंटू 12% एंड 14,40,000 इंटू 10%, ये मैंने एक्स का हटा दिया और ये मैंने वाई का हटा दिया। अब ये मेरा ईबीटी निकल के आया। ईबीटी में से मैंने टैक्स रेट को हटाया 30%, तो मेरा ईएटी निकल के आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। अब अर्निंग आफ्टर टैक्सेस हमने निकाल लिया। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब भैया ध्यान देना, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं करता हूं तो ईपीएस आता है, तो मैंने वही करा, एफ डिवाइड बाय एच, तो ये मेरा ईपीएस आ गया। अब एमपीएस के अंदर मेरे को क्या करना है? मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो मैंने यही करा, जी डिवाइड बाय एच, तो ये मेरा एमपीएस निकल के आ गया। अब मेरे को स्वैप रेशियो निकालना है। वेट हमें बताया हुआ था, ईपीएस के लिए हमारा वेट था 40% एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए हमारा रेट था 60%। और भैया स्वैप रेशियो निकालते टाइम टारगेट कंपनी का जो फैक्टर है वो न्यूमरेटर में आता है एंड एक्वायरर का फैक्टर डिनोमिनेटर में आता है। और यहाँ पर हमारा टारगेट कंपनी क्या है? वाई लिमिटेड। टारगेट हमारी वाई लिमिटेड है, तो ईपीएस हमने निकाल लिया 4.74, तो 4.74 डिवाइड बाय 8.35 इंटू 40% का जो हमारा वेट है। पर यहाँ पर 150 ये हमारा इसका आ गया टारगेट का, एंड हमारा एक्वायरर का 75 आ गया। 150 डिवाइड बाय 75 इंटू 60%, तो हमने स्वैप रेशियो निकाला 1.427:1 आता है। बात समझ में आती है? अब भैया आपसे दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है पोस्ट मर्जर ईपीएस, भैया मर्जर के बाद का अर्निंग पर शेयर कितना है, हमें वो बता दो। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालने के लिए मेरे दोस्त आपको सबसे पहले कंबाइंड अर्निंग आफ्टर टैक्सेस निकालना पड़ेगा। मर्जर के बाद हमारी कंबाइंड अर्निंग्स कितनी है? तो कंबाइंड अर्निंग्स डिवाइड बाय पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स आप कर दोगे तो आपका पोस्ट मर्जर ईपीएस निकल के आ जाता है। एंड इसके लिए सबसे पहले आपको कंबाइंड अर्निंग्स निकालनी पड़ेगी, और कंबाइंड अर्निंग्स पे हमें अर्निंग आफ्टर टैक्सेस हमने निकाली थी 834,750 प्लस 284,200। और सिनर्जी इंपैक्ट यहाँ पर कुछ है नहीं, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि सिनर्जी की कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी। अगर सिनर्जी बेनिफिट होता तो हम सिनर्जी बेनिफिट को भी अर्निंग्स में ऐड कर देते। ठीक है, सो 834,750 प्लस 284,200 मैंने यहाँ पर कर दिया। 834,750 प्लस 284,200 ये हमारी कंबाइंड अर्निंग्स आ गई। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 1 लाख शेयर्स तो हमारे पहले से थे इनके। नंबर ऑफ शेयर्स जो एक्वायरर के थे वो 1 लाख रुपीज 1 लाख शेयर्स थे। ठीक है, तो ये तो हो गए एक्वायरर के शेयर्स। अब जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को हमने जो शेयर इशू करके दिए होंगे एक्स ने, वो वाले शेयर्स हमें देखने हैं। तो टारगेट कंपनी के 60,000 शेयर्स थे और हमारा स्वैप रेशियो था 1.427, तो 60,000 इंटू 1.427 इतने शेयर्स हमने और इशू करे। तो 1 लाख प्लस दिस, ये आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, एंड आपका ईपीएस आता है 6.03। ठीक है, अब भैया पॉइंट नंबर 3 में पूछ रहा है पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस अज्यूमिंग सेम पीई रेशो ऑफ एक्स लिमिटेड, कि भैया आपकी मर्जर के बाद पीई रेशो सेम है। मर्जर के बाद आपका पीई रेशो सेम है, तो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस आपको निकाल के बताना है। मार्केट प्राइस कितना निकल के आ रहा है पोस्ट मर्जर कंपनी का? सो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस अज्यूमिंग सेम पीई रेशो, तो सबसे पहले आपको प्री मर्जर पीई रेशो भी तो निकालना पड़ेगा, वो हमें पता नहीं है। तो प्री मर्जर पीई रेशो निकालने के लिए हमने क्या करा? हमने मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस कर दिया। एक्स लिमिटेड का मार्केट प्राइस कितना था? 75 रुपीज, एंड ईपीएस था 8.35। ठीक है, तो 75 डिवाइड बाय 8.35 हमने करा, तो 8.98 निकल के आता है। एंड पोस्ट मर्जर पीई रेशो हमारा सेम रहेगा, 8.98 क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड पोस्ट मर्जर एमपीएस अब निकालना है। एमपीएस निकालने के लिए आप क्या करोगे? एमपीएस निकालने के लिए आपको ये आपका पीई रेशो इनटू अर्निंग पर शेयर आपको करना है। पीई रेशो इनटू ईपीएस करते हो तो मार्केट प्राइस आ जाता है, तो वो हमने निकाल दिया 54.15। अब भैया पोस्ट मर्जर गेन और लॉस ऑन ईपीएस आपसे पूछा जा रहा है, गेन और लॉस ऑन इन ईपीएस आपसे पूछा जा रहा है, तो अब वो निकालने के लिए हम देखेंगे एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों का निकालेंगे। और यहाँ पर आईसीआई ने एक मिस्टेक करी हुई है, टाइपो एरर है, मेरे हिसाब से टाइपोग्राफिकल एरर है, कुछ तो गड़बड़ है आईसीआई की। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। प्री मर्जर ईपीएस दोनों का क्या था हमने वो लिख लिया, 8.35 एंड 4.75 प्री मर्जर ईपीएस था, ये हमारा हमने लिख दिया। अब पोस्ट मर्जर ईपीएस हमारा कितना है? पोस्ट मर्जर ईपीएस हमने अभी अभी निकाला था ऊपर 6.03, तो 6.03 ये एक्स लिमिटेड का आ गया। एंड वाई लिमिटेड का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सो वाई लिमिटेड का 6.03 इंटू 1.427, क्यों? क्योंकि हमने वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को एक शेयर नहीं, हमने एक शेयर के बदले उनको 1.427 शेयर इशू करके दिए थे, राइट? तो उनके एक शेयर के बदले उनको 1.427 शेयर्स मिले, तो यानी कि उनको अपने खुद के एक शेयर के बदले कितनी अर्निंग्स मिली, हम वो निकाल रहे हैं। तो 6.03 इंटू 1.427 यानी कि उनको एक शेयर के बदले 8.60 की अर्निंग्स मिल रही हैं, क्योंकि उनको एक शेयर नहीं मिला, उनको उन खुद के एक शेयर के बदले ज्यादा शेयर्स मिले थे। ठीक है, इसीलिए हमने स्वैप रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब भैया हमने गेन और लॉस निकाला, तो भैया गेन और लॉस देखो यहाँ पर क्या हुआ कि भैया इसका प्री मर्जर ईपीएस एक्स लिमिटेड का ज्यादा था, अब कम हो गया, सो दैट मींस 2.32 का लॉस हो गया।
और वाई लिमिटेड के केस में देखो प्री मर्जर इनका ईपीएस था 4.75 एंड पोस्ट मर्जर इनका ईपीएस हो गया 8.60, इनकी अर्निंग बढ़ गई 3.85। अब आईसीआई ने गलती क्या करी है, आईसीआई ने मिस्टेकनली 6.99 लिख दिया 6.03 की जगह पे। 6.03 की जगह पे भैया 6.99 आप कैसे लिख सकते हो मेरे दोस्त, जब आपको पता है ये पोस्ट मर्जर ईपीएस आप आईसीआई खुद निकाल कर आया है। आईसीआई ने खुद ऊपर 6.03 निकाला है, लेकिन नीचे करते टाइम आईसीआई ने यहाँ पर 6.99 लिख दिया फॉर सम रीजन, टाइपो एरर है। उस चीज को आप आईसीआई को माफ करना, मतलब हम तो कौन होते हैं आईसीआई को माफ करने वाले, आई मीन टू से कि वो गलती को नजरअंदाज करना और आप करेक्ट समझ लो, मैंने आपको करेक्ट समझा दिया। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके सर, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बस हमारी आरटीपी आखिरी सांस से ले रही है, 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, फटाफट से इसको निपटाते हैं। अब भैया क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी आईसीआई ने कुछ मिस्टेक कर रखी है, और वो क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। वो क्या मिस्टेक है क्या नहीं है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब भैया ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके म्यूचुअल फंड के चैप्टर से है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको देखते ही समझ गए होगे आप कि सर ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, हमने बहुत बार किया हुआ है। हाँ, बच्चों वाला क्वेश्चन है, मेरे को पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाऊंगा। एंड क्योंकि यहाँ पर आईसीआई की एक मिस्टेक है, तो वो भी हमारा एड्रेस करना उसको जरूरी हो जाता है। ऑन 1 अप्रैल 2024 क्या हुआ, फेयर रिटर्न लिमिटेड म्यूचुअल फंड है, उसके फॉलोइंग एसेट एंड प्राइसेस एट 4 PM, यानी कि आपको 1 अप्रैल के लिए 1 अप्रैल की डेट को म्यूचुअल फंड के क्या क्या एसेट्स हैं वो आपको दे रखे हैं, और उनके मार्केट प्राइस क्या है उन एसेट्स के वो दे रखे हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी शेयर में पैसा लगा रखा है, वो शेयर्स की डिटेल्स, नंबर ऑफ शेयर्स और उनके मार्केट प्राइस पर शेयर आपको दे रखे हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फंड क्या है वो दे रखी है। तो आपसे 1 अप्रैल को एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड पूछा जा रहा है, तो एनएवी कैसे निकालोगे? एनएवी निकालने के लिए भैया अगर आपने म्यूचुअल फंड की रिवीजन देखी हो तो आपको याद होगा कि भैया नेट एसेट डिवाइड बाय क्या करना होता है, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नेट एसेट कैसे निकलेंगे, नेट एसेट निकालने के लिए आप शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कर दोगे। लाइबिलिटीज के बारे में कोई डिटेल दे नहीं रखी, तो लाइबिलिटीज कुछ हटेंगी नहीं, तो भैया एसेट्स का टोटल ही, एसेट्स का ही मल्टीप्लाई करके समेशन आप जब करोगे तो वो आपका नेट एसेट होगा। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार, आंसर नंबर 13 देखो, यहाँ पर मैंने आपको करवाया हुआ है शेयर्स ABCDE, और उसके नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिया, मार्केट प्राइस पर शेयर लिख दिया। अब वैल्यू हमने कैसे निकाली, देखो 20,000 इंटू 39.40 ये निकल के आता है, 1 लाख इंटू 965.20 ये निकल के आता है। इस कदर आप हर किसी का मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पर निकाला, तो ये आपका टोटल एसेट आ गया 38095200। अब नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दे रखी हैं 16 लाख, तो 16 लाख से मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो 238.10 आपका आंसर आता है एनएवी पर यूनिट एज ऑन 1 अप्रैल 2024। अब भैया पार्ट 2 में, बी पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, अज्यूमिंग दैट ऑन 1 अप्रैल को क्या हुआ, मिस्टर एक्स HNI, सर HNI का मतलब क्या होता है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। अगर आपको ये HNI आज तक समझ नहीं आया कि क्या लिखना चाह रहा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का मतलब, इसका मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। मिस्टर एक्स एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है जिसने चेक सबमिट करा 2 करोड़ रुपीस का, उसने 2 करोड़ का चेक दिया म्यूचुअल फंड को, एंड म्यूचुअल फंड ने उस 2 करोड़ का क्या करा, म्यूचुअल फंड ने वो 2 करोड़ रिसीव करके इमीडिएटली 36,000 शेयर्स ले लिए सी लिमिटेड के। 20,000 शेयर्स तो पहले थे ही, 30,000 शेयर्स और ले लिए। ठीक है सर, 30,000 शेयर्स ले लिए एंड बैलेंस इज हेल्ड इन द बैंक, उसने बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो बैंक में रख दिया। देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द फंड, पोजीशन ऑफ द फंड पूछ रहा है आपसे पोजीशन ऑफ द फंड पूछ रहा है, तो भैया ए बी डी और ई इनका तो एज इट इज आ जाएगा, 20,000 इंटू 39.40 ऊपर जो हमने निकाला देखो ये आ गया, बी का भी एज इट इज आ गया, ठीक है, डी का भी एज इट इज आ जाएगा, ई का भी आ जाएगा, ध्यान दो। लेकिन सी का नहीं आएगा क्योंकि सी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, 20,000 की जगह पे 56,000 हो गए। कैसे, उसने 30,000 शेयर्स और, उसने कितने शेयर्स और लिए, उसे 36,000 शेयर्स और खरीदे, 20,000 शेयर्स पहले से थे, 56,000 शेयर्स हो गए। सो दैट मींस 56,000 शेयर्स इनटू 528.80 का प्राइस है अभी भी शेयर का। सर हमने शेयर प्राइस ये वाले पहले 1 अप्रैल वाली उठाए हैं, हाँ 1 अप्रैल वाली लिए हैं क्योंकि 1 अप्रैल का ही आपको डेटा दे रखा है यहाँ पर, देखो 1 अप्रैल को ही हुई है ये घटना। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करा इसके साथ, तो ये निकल के आता है। अब मेरे नंबर ऑफ, अब ये मेरे एसेट की वैल्यू आ गई, टोटल एसेट्स नहीं आए, नेट एसेट्स नहीं आए, ये मेरे शेयर्स की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर कैश भी तो ऐड करनी पड़ेगी, कैश भी तो बची है, 2 करोड़ में से हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी सी के अंदर, बाकी कैश बच गई। सो 2 करोड़ की कैश हमारे पास आई थी, उसमें से हमने 36,000 इंटू 528.80, 36,000 इंटू 528.80 हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जब हमने नेट करा तो 9,63,200 रुपीज निकल के आता है। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये निकल के आएगा 40095200। बात समझ में आती है? अब नंबर ऑफ यूनिट्स, इसने हमसे पोजीशन ऑफ द म्यूचुअल फंड पूछी थी, पोजीशन ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो भैया हमने नेट एसेट की पोजीशन बता दी, अब नंबर ऑफ यूनिट्स भी बतानी पड़ेंगी। नंबर ऑफ यूनिट्स बताने के लिए भैया 16 लाख यूनिट्स तो पहले से दी, 16 लाख यूनिट्स तो पहले से दी। अब मिस्टर एक्स ने जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, उसने 2 करोड़ सबमिट करे, तो उसको एडिशनल यूनिट्स भी तो इश्यू करके देनी पड़ेंगी। तो उसने जब 2 करोड़ इश्यू करके, उसने जब 2 करोड़ रुपीस दिए, तो हम किस एनएवी के हिसाब से देंगे, 238.10 के हिसाब से।
तो मैंने 2 करोड़ डिवाइड बाय 238.10 करा, ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई एडिशनल, ये नंबर ऑफ यूनिट्स पहले से थी, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स इन टोटालिटी हमारी निकल के आ जाती है। आईसीआई आपके आंसर को यहीं पे छोड़ देता है खत्म करके। आईसीआई आपके आंसर को यहां पे छोड़ देता है पार्ट नंबर 2 को। लेकिन एक स्टेप एडिशनल मैं आपको बताता हूं यहां पर, जिससे आपको एक चीज समझ में आएगी, एक लॉजिक समझ में आएगा। वो लॉजिक क्या है मेरे दोस्त, आप ध्यान दो कि ना यहां पर क्या हुआ, 2 करोड़ का उसने कैश दिया, ठीक है सर, 2 करोड़ का उसने कैश दिया और वो 2 करोड़ के कैश को हमने इन्वेस्ट कर दिया सी में। सर इसके अलावा हमारे शेयर्स की मार्केट प्राइस तो चेंज हुई नहीं। सर हमारे शेयर की मार्केट प्राइस तो चेंज हुई नहीं। सो दैट मींस 2 करोड़ आए और 2 करोड़ की हमने उसको यूनिट्स इशू करके दे दी बराबर, यानी कि गिव एंड टेक हुआ, गिव एंड टेक हुआ। 2 करोड़ लिया, 2 करोड़ का बराबर हमने उसको नंबर ऑफ यूनिट्स इशू करके दे दी। और इसके अलावा हमारी 1 अप्रैल को जितनी मार्केट प्राइस पर शेयर थी, मार्केट प्राइस पर शेयर थे, हमारे शेयर्स की वैल्यू थी, उतनी ही वैल्यू आज भी है। तो एनएवी पर यूनिट के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसेट्स की वैल्यू के अंदर इंक्रीज डिक्रीज तो हुआ नहीं, जितना पैसा हमने लिया उतनी यूनिट्स उसको इशू करके दे दी। इसके अलावा भैया कोई हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज तो हुआ नहीं। सो एनएवी पर यूनिट तो सेम आना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं। इसको चेक कैसे हमने करा कि भैया देखो, अब हमारे पास नेट एसेट्स आ गए इतने और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हो गए इतने, डिवाइड करा तो 238.10 आ रहा है और ऊपर आप जाकर देखो 238.10 ही था। इससे पता चलता है कि भैया एसेट्स की वैल्यू में जब तक इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा तब तक एनएवी पर यूनिट हमारी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब आता है पार्ट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में अब भैया यहां पर एक गलती है आईसीआई की, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, एंड आई एम डैम श्योर व्हाई दिस इज अ मिस्टेक इन क्वेश्चन। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा। अब भैया देखो, आईसीआई ने बोला यहाँ पर 2 अप्रैल 2024 को क्या हुआ, 2 अप्रैल यानी कि नेक्स्ट डे पे आपके शेयर्स की प्राइसेस बढ़ गए। अब एनएवी पर यूनिट चेंज होगी। ठीक है, अब आपने ए बी सी डी और ई इनका रिवाइज्ड मार्केट प्राइस पर शेयर लिखना है। तो 40.60 इसने आपको दिया, तो हमने यहां पर देखो ए का लिख दिया 40.60, बी का हमने लिख दिया 1027.40, 1027.40। लेकिन सी के केस में देखो, सी के केस में इसने आपको कितना दिया 290.80। सी के केस में इसने आपको दिया 290.80, लेकिन आईसीआई ने आंसर में यहां पर लिया है, आंसर के अंदर आईसीआई ने लिया है 581.60। अगर आप आरटीपी में जाकर सॉल्यूशन वाला पार्ट चेक करते हो तो आईसीआई ने आंसर के अंदर 581.60 लिखा हुआ है। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट पार्ट भी आईसीआई ने डबल द अमाउंट आंसर में ले रखी है और यहां पर भी डबल द अमाउंट आईसीआई ने ले रखी है। अगर आप ध्यान दो 290.80 का डबल आता है ये, 671.90 का डबल आता है ये, 44.20 का डबल आता है 88.40। अब सर आईसीआई ने ऐसा क्यों करा? टाइपोग्राफिकल एरर। अगेन क्वेश्चन में टाइपो हो गया है आईसीआई से और कुछ नहीं है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर क्या पता आईसीआई से आंसर में मिस्टेक हुई हो। सर आप ये क्यों बोल रहे हो कि क्वेश्चन गलत है? मेरे दोस्त, अगर आप ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप आंसर निकालते हो ना, अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से निकालते हो आंसर, तो आपकी एनएवी पर यूनिट के अंदर ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। और जमीन आसमान का अंतर आना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आ सकता है, लेकिन जनरली बोल रहा हूँ आईसीआई के क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से कि जमीन आसमान का अंतर आ गया एनएवी पर यूनिट 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के बीच में। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, 1 अप्रैल को आपके सी लिमिटेड का शेयर का प्राइस था 528 और यहाँ पर आधा हो गया 290। अब यहां पर देखो 1349 था 1 अप्रैल को, 1349 की जगह पे 671.90 आधा हो गया। सो क्या ये लॉजिकल लग रहा है 1349 और 1343 इतना डिफरेंस? ये तो लॉजिकल है ना यार, 6 रुपए से तो प्राइस डिक्रीज हो ही सकता है एक दिन में। यस सर। क्या ये भी लॉजिकल लग रहा है 528 की जगह पे 581 हो गया? हाँ सर, ये भी थोड़ा लॉजिकल लग रहा है। सो दैट मीन्स आईसीआई ने ना क्वेश्चन में गलती से ना ये फिगर्स को आधा कर दिया है और आंसर में आईसीआई ने चीजें करेक्ट लिखी हैं। तो इसीलिए आप अपनी आरटीपी के अंदर इन वैल्यूज को काट के इसको ये कर लेना और उसके बेसिस पे आंसर अपना सॉल्व करना और आंसर आपका आईसीआई से मैच करेगा। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर क्या करा, देखो 56,000 20,000 और 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स को आपने इनकी वैल्यू के साथ, जो करेक्ट वैल्यू है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करा, तो ये आपके नेट एसेट्स आ गए। और हाँ, कैश इंक्लूड करना मत भूलना, कैश की वैल्यू सेम रहेगी। कैश आपकी ऊपर जितनी थी ना 963,200 उतनी ही आएगी 963,200। क्यों? क्योंकि यार एक तारीख के बाद दूसरी तारीख पे आप आ गए, दूसरी तारीख को शेयर के प्राइस तो ऊपर नीचे हो सकते हैं मेरे दोस्त, क्या कैश की प्राइस ऊपर नीचे होगी? कैश तो उतनी रहेगी ना। यस, ठीक है। तो आपके नेट एसेट्स आ गए। अब ये नेट एसेट्स को आपने नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड करा, नंबर ऑफ यूनिट्स आपने ऊपर निकाली थी 168,399, तो 168,399.8.32 इससे आपने डिवाइड करा तो 244.15 आपका निकल के आता है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फिर हमारी आरटीपी रैप अप हो जाएगी एंड एमसीक्यूज जरूर देख लेना। 2 एमसीक्यूज आए हैं, दोनों आपकी मैराथन में कवर्ड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, अभी भी बोल रहा हूँ, देख लेना एमसीक्यूज, मैराथन बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है,
अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर पीक्यूआर लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। पीक्यूआर लिमिटेड की आपको डिटेल्स दे रखी हैं, 8% डिबेंचर्स, 10% बॉन्ड्स, 8% डिबेंचर्स दिया हुआ है, 10% बॉन्ड्स दिया हुआ है। और भैया यहाँ पे 10% बॉन्ड्स के ब्रैकेट में 2022 लिखा हुआ है, और आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 2023 पे। तो दैट मींस 2022 में ना कहीं तो मतलब फाइनेंशियल ईयर के बीच में कहीं पे ये वाले डिबेंचर्स, ये वाले बॉन्ड्स जो है इशू हुए हैं। 10% बॉन्ड्स के बारे में कुछ नहीं बताया। 10% बॉन्ड्स हम मानेंगे स्टार्टिंग से ही है कंपनी के पास। दैट मींस इसके अंदर ये जो है मतलब फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो रहा था तब भी हमारे पास बॉन्ड एग्जिस्ट करते थे और अभी भी हैं। दैट मींस पूरे साल का ब्याज। लेकिन यहां पर पूरे साल का ब्याज हम नहीं लगा सकते क्योंकि 2022 में कहीं पे लगा है, शुरू हुआ है, कहीं पे बीच में इशू हुआ है। लेकिन सर हमारे पास इसका टाइम पीरियड तो है नहीं, तो ब्याज कैसे निकालेंगे? हाँ दिक्कत है। तो आईसीआई ने हिंट तो दे दिया। अब भैया यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ पर नीचे अगर आप देखो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि आईसीआई मतलब आईसीआई ने क्या करा, इन दोनों का ब्याज निकालकर टाइम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उसने डिवाइड करा विद द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू 100 करा, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल कर दे दिया। तो दैट मीन हम सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करके सीधा 8% के साथ साथ मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट निकाल लेंगे। टाइम फैक्टर का झंझट पड़ेगा नहीं, क्योंकि टाइम फैक्टर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के अंदर इंक्लूडेड होता है। बात समझ में आती है? यस सर। अब आपको इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल एसेट्स, एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है, ओके। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इफेक्टिव टैक्स रेट, ऑपरेटिंग मार्जिन, डिविडेंड पे आउट रेशियो, करंट प्राइस दे रखा है एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स आपको दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द इनकम स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंड आपसे सस्टेनेबल ग्रोथ रेट भी निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट के लिए हमें सेल्स चाहिए होती है, और सेल्स के लिए अगर आपको आपने ध्यान दिया हो यहाँ पर आपको एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल एसेट्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से सेल निकाल सकते हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब भैया यहाँ पर एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा 1.1 था क्वेश्चन में, आप देख लो। सेल्स हमें दे नहीं रखी एंड टोटल एसेट्स हमारे 600 लाख के हैं, तो सेल्स हमारी निकल के आ जाएगी 660 लाख रुपीस। बात समझ में आती है? अब इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, इसमें सेल्स हमें दे रखी है 660, 660 की हमें सेल्स दे रखी है रुपीज इन लैक्स, जो हमने अभी अभी निकाली है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें निकालने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशो दिया होगा, नहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन दिया हुआ है। तो अगर 10% का ऑपरेटिंग मार्जिन है तो 90% का क्या होगा? 90% का आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। तो मैंने यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे 660 इंटू 1 माइनस 0.10, यानी कि 90% ही होता है ये, ठीक है। 1 माइनस 0.10 ये आपका 90% होता है। 660 इंटू 90% ये आपका 594 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया, और ईबीआईटी आपका आता है 66 लाख रुपीस। अब ये ईबीआईटी में से आपको इंटरेस्ट कॉस्ट को हटाना है। इंटरेस्ट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे निकालोगे, इन दोनों का सम करके सीधा 8% से मल्टीप्लाई, यानी कि 125 प्लस 50 इंटू 8%। ये देखो 125 प्लस 50 इंटू 8%, ये आपका 14 लाख रुपीज का ब्याज आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो इसको जब मैंने हटाया तो 52 लाख रुपीज का अर्निंग बिफोर टैक्सेस आता है एंड 40% का टैक्स रेट था। तो मैंने 40% का टैक्स रेट हटाया तो ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आ गया। अब भैया अर्निंग आफ्टर टैक्सेस के अंदर अब आपको डिविडेंड पे आउट रेशो हटाना है। डिविडेंड हटाना है तो डिविडेंड हमने कितना पे करा? 16.67%। 16.67% यानी कि 5.2 लाख रुपीस का डिविडेंड हुआ, 31.20 का 16.67%। बाकी का बचा जो है वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। अब भैया एसजीआर निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ एसजीआर के लिए इसको थोड़ा सा एक लाइन नीचे लेते हैं। अब भैया एसजीआर का आपको फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। एसजीआर इज इक्वल टू आरओई इंटू रिटेंशन रेशियो। अब इसका फॉर्मूले का मतलब क्या है कि भैया कंपनी खुद के यानी कि पैसा रिटेन करके, कंपनी ने ये पैसा रिटेन करा, कंपनी पैसा रिटेन करके यानी कि आगे ना बांट के उसके ऊपर कितना पैसा कमा के दे सकती है मालिकों को, यानी कि शेयर होल्डर्स को कितना पैसा कमा के दे सकती है। रिटेंशन रेशियो यानी कि जितना पैसा कंपनी रिटेन करेगी उसके ऊपर आरओई कमा कर देगी। तो दैट मींस ये आपका सस्टेनेबल ग्रोथ है, यानी कि खुद के पैसे से कंपनी ने कितना पैसा बना लिया, खुद के पैसे से कंपनी ने कितना ग्रो कर लिया। जितना पैसा आपने डिविडेंड में बांट दिया भैया, जितना पैसा डिविडेंड में बांट दिया उसके ऊपर तो कंपनी आरओई कमा कर नहीं दे पाएगी ना, क्योंकि तो शेयर होल्डर्स के पास चला गया। इसी वजह से रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बात समझ में आती है? अब भैया सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए आपको आरओई चाहिए। आरओई कैसे निकलेगा? आरओई का यहां पर हमने दे रखा है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस डिवाइड बाय नेटवर्थ। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस हमने ऊपर निकाला था 31.20। सर अर्निंग आफ्टर टैक्सेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्सेस जो होता है ये मालिकों का पैसा होता है, यानी कि हमने कितना पैसा मालिकों को कमा कर दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात हो रही है यहाँ पर, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कितना पैसा कंपनी ने मालिकों को कमा कर दिया और कितनी कैपिटल मालिकों ने लगाई, यानी कि शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा लगा कर दिया, वो शेयर होल्डर्स की नेटवर्थ।
तो यहाँ पर 100 प्लस 300 हमने क्या लिखा, 100 इज योर बेसिकल इक्विटी शेयर्स एंड 300 आर योर रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी तो मालिकों का पैसा है। सो 100 प्लस 300 से हमने डिवाइड कर दिया। सो 31.20 कंपनी कमा के दे रही है 400 रुपए के पैसों के ऊपर। 400 किसका पैसा है, मालिकों का है। तो ये 0.078 यानी कि 7.8% का आपका आरओई है। तो 0.078 इंटू 1 माइनस 0.1667, दिस इज योर रिटेंशन रेशियो। तो ये 0.065 आता है, दैट मीन्स 6.5%। और सर आप हमें एक बात बताओ, सर ये 31.20 मालिकों का कैसे हुआ, सर 26 नहीं हुआ? मेरे दोस्त ये 31.20 मालिकों का है, ये 26 में से हमने कुछ डिविडेंड बांट दिया। 31.20 में से हमने कुछ डिविडेंड बांट दिया। डिविडेंड बांट के दिया किसको, ये भी तो मालिकों को दिया। अब ये पैसा मालिकों को दे दिया, ये पैसा मालिकों का है, लेकिन कंपनी अपने पास रख रही है एक बार कि यार ये पैसा तो आपका है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम फर्दर इसको ग्रो करवाएंगे। बात समझ में आ रही है कि कंपनी को एक्सपेंशन के लिए पैसे की जरूरत है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर आरटीपी एंड मैंने पूरी कोशिश करी है कि भैया आपको एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन जो है वो विद लॉजिक एंड विद कॉन्सेप्ट समझाया जाए, ताकि कोई बच्चा जो ये आरटीपी देख रहा है, जो पहली बार भी इस आरटीपी को देख रहा होगा, उसको ये फील नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ नहीं रखा तो भैया ये आरटीपी में देख नहीं सकता। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये हर कोई ये इस आरटीपी को देख सकता है एंड ट्रस्ट मी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आईसीआई ने डाले हैं और इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस भी थी इस वीडियो के अंदर जो आईसीआई ने मिस्टेक्स कर रखी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भैया अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड द वैल्यूएबल कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।